हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन अभी इस लेक्चर पे अपन जस्ट अभी एसटीआई खत्म करके उठे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एनएससीपी। बाकी अभी सबसे पहले जो कि अब बचता है, मेन बचता है अपना वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज अगले लेक्चर के लिए अपन रख रहे हैं, क्योंकि अब रात का देखो यार, कितने टाइम हो चुका है। तो अभी सबसे पहले वो निपटाएंगे जो कि इजीली हो सकता है और जिसपे मेरे को ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। वेक्टर बॉर्न पे हिसाब किताब ये है कि कुछ चीजें मैंने मतलब अलग से भी तुम्हारे लिए ऐसे, जैसे टीबी के लिए मैंने बताया था ना, उसी तरह से ये जैसे कि ये नेशनल वेक्टर बॉर्न और इसके फिर मलेरिया के स्ट्रेटेजीज वो सब भी अभी आज पूरा लिखा है। वैसे तुमको दिख रहा हो अगर तो, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 पे आया था, फिर इसको अपन ने मॉडिफाई किया तो क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ये पूरे नोट्स और थोड़े से बनाए मैंने अलग अलग सोर्सेज को देख के। अलग क्या मतलब, और एक और सोर्स है तो मैं थोड़ा सा रिसर्च ढूंढ ढांड के मतलब मैंने जुगाड़ के इसको फिर लिखा पूरा, ताकि तुमको दे सकूं। अब बात यह है कि अगर मैं अभी बैठ गया इसको कराने डेंगू और मलेरिया को, तो बहुत टाइम टेकिंग है और रात के लिए अभी तो भाई मेरे पास भी एनर्जी कम बची है, तो कल हो जाएगा वो वाला काम। बट आज अपन खत्म कर देते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी है सारी की सारी। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कैंसर। कैंसर बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक रहा है, क्योंकि मैं एक्स पेशेंट रहा हूँ उसका। तो अभी भी चेकअप वेकअप फॉलोअप चलते रहते हैं बीच बीच में कभी कभी। तो चलो जल्दी से देखते हैं एजेंट फैक्टर क्या है भाई। सब्सटेंस यूज और टाइप ऑफ कैंसर। तंबाकू से क्या, वेरियस फॉर्म जैसे कि स्मोकिंग या स्मोकलेस। आप तंबाकू का या तो चबा रहे हो या फिर स्मोक कर रहे हो, तो उससे आपको कैंसर ऑफ लंग, लैरिंक्स, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, ब्लैडर, पैनक्रियास, इतने सारे तरह के कैंसर हो सकता है। एक्सेसिव एल्कोहल ले रहे हो तो इसोफेजियल लिवर कैंसर। डाइटरी फैक्टर की बात करें, स्मोक्ड फिश तो स्टमक कैंसर, हाई फैट डाइट ब्रेस्ट कैंसर, लैक ऑफ डाइटरी फाइबर इंटेस्टाइनल कैंसर को होने के चांसेस हैं। ये जो हाई फैट डाइट है ना, ये ब्रेस्ट कैंसर का आजकल मेनली लीडिंग कॉज हो गया, क्योंकि आजकल अपने जितने भी बाहर का खाना या फिर इवन अपने घर में भी जो अपन तेल यूज करते हैं, भाई वो तेल खाने लायक होता नहीं है। इसलिए जितना हो सके कोल्ड प्रेस ऑयल्स की तरफ जाइए। थोड़ा सा आपको उस टाइम पे थोड़ा पिंच कर सकते हैं आपकी पॉकेट को, बट वही है, या तो कैंसर से फिर वही कीमो पे पैसा लगेगा उतना, यहाँ बचाओगे तो उधर लगा दोगे। तो उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा ना कोल्ड प्रेस ऑयल्स की तरफ आप जाइए। मैंने पहले ही बता दिया था कोल्ड प्रेस ऑयल किसी एक लेक्चर पे भी, कैसे बनता है, कहाँ पे मिल जाएगा। कोल्ड प्रेस ऑयल सर्च कीजिए, वो यूज कीजिए। ये नहीं तो ये रिफाइंड ऑयल पूरे कचरा है। ठीक है, जितना सस्ता खाने की कोशिश करोगे उतना कचरा माल मिलेगा और उतना कचरा आपको, पर उसका जो पे है वो आपको, मतलब पैसा है वो आपको पे करना ही पड़ जाएगा किसी ना किसी फॉर्म पे। केमिकल्स की बात करते हैं, एनिलीन से ब्लैडर कैंसर होता है, कोल टार से स्किन कैंसर, बेंजोल से ल्यूकेमिया। वायरस की बात करें, हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, बी और सी का थोड़ा सा एक अलग मैकेनिज्म होता है कि सी, हेपेटाइटिस बी को टाइम लगता है और हेपेटाइटिस सी जस्ट डायरेक्टली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करा सकता है। वो तुमने पैथो में पढ़ा होगा पिछले साल, या माइक्रो में भी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर। रेडिएशन में बात करें तो यूवी रेडिएशन, एक्सेस सनलाइट से स्किन कैंसर होता है। फिर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, तो कंट्रोल टोबैको अल्कोहल, तो प्रिवेंशन कौन कौन से, ओरल कैविटी, ये सब के, इन सब कैंसर से बच जाओगे, है ना। पर्सनल हाइजीन, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन से आप सर्विक्स, पेनिस, वल्वा, इन सब यहाँ के जो इस रीजन के जो कैंसर है उससे आप बच जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर से ल्यूकेमिया से बच जाओगे। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन जैसे कि एस्बेस्टोस से मीजोथेलियोमा ऑफ प्यूरा, है ना, ये आपको बचा ले। बेंजीन से ल्यूकेमिया होता है, आप उससे बच जाएंगे। एनिलीन डाई से अगर आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो यूरिनरी और ब्लैडर कैंसर, ये जो एनिलीन डाई और बेंजीडीन है इससे बच जाओगे, है ना। फिर प्रिवेंशन की बात हो रही थी, इम्यूनाइजेशन, अगर एचबीवी, है ना, क्या बोलते हैं, बी वायरस का या और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का आपको इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन लग गई, तो लिवर आपका सेफ हो जाएगा। सर्विक्स, पेनिस हो गया एचपीवी, और सर्विक्स ये फीमेल्स में एचपीवी ज्यादा कॉमन होता है, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए एचपीवी लगाने को अपन कहते हैं कि भाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इंजेक्शन आप जरूर लगवा लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, लंग कैंसर से बच जाओगे। प्री कैंसरस लीजन का ट्रीटमेंट अगर पहले हो जाएगा तो ओरल कैविटी, सर्विक्स और कोलोन के कैंसर बच जाओगे। लेजिस्लेशन ऑफ कंट्रोल टोबैको, अल्कोहल, एयर पोल्यूशन, लंग, ओरल, ये सब मतलब इससे क्या किस चीज, ये जो सेक्शन चल रहा है यहाँ, ये जो सेक्शन चल रहा है, आप ये कैंसर, इन ऑर्गन के कैंसर से आप, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी के कैंसर से आप बच सकते हो, ये सारी चीजें करके। कैंसर एजुकेशन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड मोटिवेट पीपल टू सीक
अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ऑल टाइप ऑफ कैंसर से आप बच सकते हैं। मेथड्स ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है? मास स्क्रीनिंग होती है, जैसे सर्विक्स, ब्रेस्ट, ओरल कैविटी, प्रोस्टेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को ये कैंसर इंडिया में खासकर देखने को मिलते हैं। सिलेक्टिव स्क्रीनिंग एक अलग चीज हो गई। सिलेक्टिव जो मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑब्वियसली, या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, जैसे कोई इंडस्ट्री है जो कि एनिलीन डाई से ज्यादा मतलब एनिलीन डाई उसमें ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली अपन उसकी स्क्रीनिंग कराना प्रेफर करेंगे। हाँ, फिर ट्यूमर मार्कर की बात करते हैं तो एक अल्फा फीटो प्रोटीन है ना, ये ट्यूमर मार्कर्स तुमने पैथो में और मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो यार। ये तो मार्कर्स होते हैं अपने बॉडी में जो कि मतलब अगर अल्फा फीटो प्रोटीन बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और जर्म सेल ट्यूमर में से कुछ हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको, सीए एंटीजन 125, ये जो सीए 125 के नाम से जाना जाता है ना, ओविरियन कार्सिनोमा को, मतलब ओविरियन कार्स अगर ये बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, आपके मतलब ब्लड सैंपल लेंगे और उससे फिर ट्यूमर मार्कर्स डिटेक्ट करेंगे और ये बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको पैथोलॉजी की रिपोर्ट में, तो ओवेरियन कार्सिनोमा होने के चांसेस आपको ज्यादा है। मॉनिटरिंग एंड डिजीज प्रोग्रेशन, ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये सर्विक्स, ओवरी, जीआईटी, अपना पैनक्रियास, ब्रेस्ट और लंग कैंसर। सीए 15-3 यानी हर2 न्यू जिसको बोलते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली है। तो एक क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा बन जाता है ये पीजी लेवल का कि भाई एक औरत आई है जिसको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है कि ब्रेस्ट कैंसर है। अब वो औरत के पास पैसे नहीं कि वो सारे ट्यूमर मार्कर को क्या बोलते हैं, सारे ट्यूमर मार्कर्स को चेक करा पाए, इतना पैसा नहीं है क्योंकि कॉस्टली भी होता है। तो कौन सा ऐसा मार्कर होगा जो कि आपको आप कहेंगे कि भाई ये तो मैंडेटरी है या इसको मोस्टली ये तो आप कर ही लीजिए, बाकी नहीं करें तो बात की बात है, पर एटलीस्ट ये वाला तो आप मार्कर टेस्ट करा के दिखाइए, करा के ले आइए। तो कौन सा टेस्ट है वो? हर्टिन्यू सीए 15-3 का 15-3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर एक ईआरपीआरपी ब्रेस्ट कैंसर, एचसीजी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज या जर्म सेल ट्यूमर या कोरियोकार्सिनोमा, CA19-9 एंटीजन, पैनक्रियाटिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जीआईएसटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर इसका शायद नाम है जहां तक के। कैंसर्स दैट आर अर्ली, कौन से उनसे जल्दी क्योरेबल होते हैं थोड़े, अगर डिटेक्टेड अर्ली, अगर जल्दी डिटेक्ट कर लोगे, कौन से ऐसे कैंसर है जो कि जल्दी क्योर हो सकते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स का, कोलोन रेक्टम का, ओरल कैविटी का, नेसोफेरिंक्स का, लैरिंग्स का, स्टमक का, स्किन में मेलेनोमा, अदर स्किन कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, रेटिनोब्लास्टोमा, ये सारे ऐसे कि जल्दी अगर डिटेक्ट हो गए तो क्योर कर सकते हो। कुछ ऐसे कैंसर है जो कि अर्ली डिटेक्शन बट पोटेंशियली क्योरेबल, मतलब जल्दी पकड़ाई में नहीं आते, लेट शो होते पर क्योर किए जा सकते हैं, जैसे मेटास्टैटिक सेमिनोमा, एएलएल, अपना क्या नाम था इसका, एक्यूट लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये तो मेरे को ही था। तो फिर ऑस्टियोसार्कोमा हो गया। फिर कैंसर दैट आर ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल, मतलब ट्रीट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, रिलीफ दे सकते हो, पर पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, जाएगा नहीं। तो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस क्यूटेनियस मेलेनोमा, एडवांस हॉजकिन्स, एडवांस नॉन हॉजकिन्स, ये ऐसा ही फिर जाता नहीं है, ट्रीटमेंट हो सकता है। पैकेज ऑफ सर्विसेज फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सब सेंटर में जैसे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग हो सकती है कुछ जगहों पे, अवेयरनेस ऑन वार्निंग साइंस, रेफरल टू सस्पेक्ट केसेस टू नियर बाय हेल्थ फैसिलिटीज। पीएचसीज में पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होती रहती है बीच बीच में फॉर 3 कॉमन कैंसर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन कैंसर्स और रेफरल टू सीएचसी डीएच। सीएचसी में अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होगी और रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस। फिर आएंगे मेडिकल कॉलेज में तो डायग्नोसिस मैनेजमेंट होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल, टर्शरी केयर सेंटर जो कि मतलब एकदम समझ जाओ जो टाटा वाला उस लेवल पे आप पहुंच गए, या फिर नागपुर में जैसे अभी कुछ टाइम पहले खोला है एनसीआई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उस तरह के लेवल पे आप टर्शरी पहुंच जाएंगे। तो कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर, रिहैबिलिटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब टर्शरी में आ जाता है। वार्निंग साइंस क्या है? तो भाई तो अपना इसका क्या बोल सकते हैं, निमोनिक क्या कॉशन, तो कॉशन में सी से आएगा चेंज इन बॉवल और ब्लैडर हैबिट, अगर आपको चेंज दिख रहे हैं, या फिर आ सोर दैट डज नॉट हील, मतलब एक कोई छाला है जो कि हील ही नहीं हो रहा है।
अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज अगर हो रहा है, या फिर थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट या टेस्टिकल से एल्सवेयर, तो भी थोड़ा सा एक वार्निंग साइन हो जाता है। इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑब्वियस चेंज इन साइज, कलर, शेप और थिकनेस ऑफ वॉट, मोल, माउथ, सोर एक्सेट्रा। ये नैगिंग और एन से नैगिंग ऑफ वॉइस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आपके गले में से एकदम होर्सनेस आ रही है, खराशपन आ रहा है। फिर एक कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम चलता है 1982, या आईसीएमआर ने निकाला था, डेटाबेस ऑफ कैंसर्स, पिक्चर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ कैंसर इन इंडिया, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू कैंसर केसेस में अपन डेटा कलेक्ट करते हैं कैंसर के बारे में, अपन पूरी सारी जितनी इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है वो गैदर करके रखते हैं। प्लान सर्विसेज ऑफ कैंसर कंट्रोल, ठीक है, डेटा आएगा तभी अपन कंट्रोल, तभी अपन को पता चलेगा ना कि भाई ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है कि ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर के जो कॉजेज होंगे अपन उसको ठीक करने की गाइडलाइंस निकालेंगे, या फिर उसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों में, उसकी गाइडलाइंस अपन निकालेंगे। फिर कैन बी पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री, हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री भी हो सकती है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में क्या आएगा, टेक द सैंपल पॉपुलेशन इन अ ज्योग्राफिकल डिफाइंड एरिया। इस पॉपुलेशन पे जैसे कि एक एरिया निकाल लिया भोपाल, भोपाल में जो एक सैंपल पॉपुलेशन ली और उसमें देखा कि भाई यहाँ पे कितने लोग को कैंसर है कितना नहीं, तो एक वो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हो जाएगी। हॉस्पिटल बेस्ड में क्या, टेक डेटा फ्रॉम पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ये हॉस्पिटल बेस्ड चल रहा है हिसाब किताब। मॉनिटर एंड प्लान पेशेंट केयर एट इंस्टीट्यूशन लेवल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और मेथड ऑफ डायग्नोसिस, स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट मेथड, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ये सब अपन नोट करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंसिडेंट रेट ऑफ कैंसर इन जनरल पॉपुलेशन, कि भाई जनरल पॉपुलेशन में क्या इंसिडेंस रेट है अपन को समझ थोड़ी ना आएगा, हॉस्पिटल में तो सारे बीमार लोग आ रहे हैं ना। कैन बी यूज्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज पर, है ना, केस कंट्रोल स्टडी पर्टिकुलरली टू इन्वेस्टिगेट इटोलॉजिकली, टू इन्वेस्टिगेट इटोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर केस। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज में प्रोवाइड इंसिडेंस, आपको इंसिडेंस पता चल जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंसर इन वेल डिफाइंड पॉपुलेशन, ये भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कैंसर के हिसाब किताब यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे चलेंगे तो अपन आएंगे कहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे। ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि, तो उसमें डिजीज ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग द हार्ट, सेरिब्रल वस्कुलर मतलब नाम से सेरिब्रो यानी कि ब्रेन, पेरिफेरल आर्टरी यानी कि लिम्स। हाँ, रियूमेटिक हार्ट डिजीज तो अपना अलग ही, कॉज डैमेज टू हार्ट मसल्स एंड हार्ट वॉल्स ड्यू टू रिमेटिक फीवर। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मैलफॉर्मेशन ऑफ कार्डिक स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग सिंस बर्थ, है ना, जो अपने पैनक्रेटिक डक्टस आर्टेरियोसस, और अपना क्या जाता है वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कंजेनाइटली हो जाते हैं। डीवीटी, है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट्स इन द डीप लेग वेन्स मे गेट डिसलॉज्ड एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू हार्ट एंड लंग्स। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इतनी सारी डिजीज हो सकती हैं अंडर पे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो रहा है कि भाई ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से इस्टेमिक हार्ट डिजीज, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, डिजीज ऑफ एओर्टा एंड आर्टरीज। अदर्स में क्या क्या जाएंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज, ये जो कि बैक्टीरिया से होती है ना, कार्डियोमायोपैथीज और कार्डिक एरिथमिया। डिजीज बर्डन की बात करते हैं तो इस्टेमिक हार्ट डिजीज होती है लगभग 27%, इतना बर्डन है अपने पॉपुलेशन पे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ टोटल डिजीज बर्डन, है ना। हाँ रुको भाई, पानी पिए। तो अपन कहाँ थे भाई, ये देखो। तो अपने रिस्क फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, मेजर कौन कौन से, टबैको डिपेंडेंस, रेज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कम है, एलडीएल बढ़ा हुआ है ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। फिर हाई बीपी, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, एलिवेटेड सीआरपी, है ना। फिर ये सीआरपी का फुल फॉर्म क्या था, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर ये एलिवेटेड है तो अपने को चांसेस होते हैं, दिक्कत है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ओवरवेट और ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइटरी रिस्क फैक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग कौन कौन से हो गए जो साथ में मिलके करते हैं हिसाब किताब, एससीएस मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका पुअर है तो भी दिक्कत हो सकती है, और अगर ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अपर क्लास में, तो भी आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर बहुत ज्यादा ऑयली फूड और ये टबैको पे आप डिपेंडेंसी भी हो सकता है कि भाई आप एकदम खाना, मतलब आपका होता है ना कुछ लोग का, अमीरों का शौक कि भाई आए तो सिगार फूकेंगे, ये करेंगे, है ना। एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर्स है आपके, फिब्रिनोजन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स इनहिबिटर, ये कुछ चल रहा है आपकी बीमारी में, कोई दूसरी बीमारी जिसमें आपकी ड्रग्स चल रही हैं या इसकी कमी है फिब्रिनोजन की, तो दिक्कत हो सकती है। मार्कर्स ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, रेज्ड होमोसिस्टीन, आपका बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन लेवल हो, एलिवेटेड लाइपोप्रोटीन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं।
अब ए बी सी डी ई ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ए से आता है एज एंड अदर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, बी से आता है ब्लड प्रेशर, सी से आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, करेंटली स्मोकिंग, फिर डी से आता है डायबिटीज और डाइट, ई से आता है एक्सेसिव वेट एंड अदर मॉडिफाइबल रिस्क लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ये है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अपने रिस्क फैक्टर्स ए बी सी डी फॉर्म पे। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हो जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स, ग्लोबलाइजेशन है ना, टबैको का, इसका उसका, अर्बनाइजेशन, एजिंग, एजुकेशन, हाउसिंग। बिहेवियरल रिस्क फैक्टर में क्या है, टोबैको यूज इन एनी फॉर्म, अनहेल्दी डाइट, हार्मफुल एल्कोहल यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको ज्यादा है। मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स में आ गए ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, हाई एलडीएल है ना, या फिर लो एचडीएल भी आप लिख सकते हो, हाई ब्लड शुगर, तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो गए। अदर में क्या क्या आ जाएंगे, और स्ट्रोक है, या किसी को हार्ट फेलियर हो चुका है पहले या हो सकता है अभी, किडनी डिजीज उसकी चल रही है, तो ये सब भाई रिस्क फैक्टर्स में अंडर आएंगे। वेब ऑफ कॉजेशन क्या क्या हो जाता है, तो ये एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देखो तो इससे तुमको समझ में आएगा कि एक वेब चलता है, मतलब कैसे होता है ना कि भाई एक जाला जैसे मकड़ी का। तो देखो जैसे चेंज इन लाइफस्टाइल, अब मान लो लाइफस्टाइल में कोई चेंज है, आपकी जॉब वॉब लग गई, तो या तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो गई, वो एक रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। नहीं तो आपने स्मोकिंग चालू कर दी है ना, या आपको स्ट्रेस अचानक से आया तो भी आपने स्मोकिंग चालू कर दी। अब स्मोकिंग से या तो स्ट्रेस के चक्कर में आप स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर अल्कोहल ले रहे हो, या फिर स्मोकिंग के बाद आप अल्कोहल में चले गए। हाँ, और इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको हो ही रहा है, तो उसकी वजह से कहाँ पहुंचे अपन, हाइपरटेंशन। यहाँ पे भी ऐसे लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, आप इनएक्टिव हो गए फिजिकली, और खाना भर भर के खा रहे हो, अब मोटे हो गए, मोटे होने से आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ा तो हाइपरटेंशन आपका आ गया। और हाइपरटेंशन एजिंग अदर फैक्टर से भी आपका आ सकता है, एजिंग की वजह से अपना चेंजेस इन वॉल ऑफ आर्टरीज भी होती है, तो वो भी हाइपरटेंशन कॉज। तो ये सब देख रहे हो एक चेन जैसे चलते जा रहा है, एक वेब ऑफ कॉजेशन है कि भाई एक के बाद एक चीज हो रही है। अब ओबेसिटी हुई तो ओबेसिटी से आपको हाइपरलिपिडेमिया भी हो सकता है, जो कि आपको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस ऑक्लूड कर देगा आर्टरी में, ऐसा मतलब अगर ये इतनी मोटी अगर आर्टरी है तो इसको इतना ऑक्लूड कर दिया, ये ऐसा जम गया भाई, प्लेग जम गया, तो कोरोनरी ऑक्लूजन हो गया है ना। वहीं पे स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग करने से भी क्या इंक्रीज कैटेकोलमीन्स एंड थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उससे भी कोरोनरी ऑक्लूजन हुआ तो मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड हार्ट अटैक है ना। और ये इन्फार्क्शन, इस्चीमिया यानी कि सड़ना, टिश्यू को सड़ना चालू, और इससे इन्फार्क्शन आ गया यानी हार्ट अटैक, जिसे अपन बोलते हैं एमआई जिसको बोलते हैं। मोडालिटीज ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या जाएगा, हेल्थ एजुकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक कॉटपा एक एक्ट था अपना सीओटीपीए, ये वैसे एफएमटी में भी आ जाता है, कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट का ये एक वो है एक्ट है कि इसमें मतलब आप प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 पे कॉटपा एक्ट निकला था, कि मतलब आप एकदम ऐसे खुले पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि अरे आइए आप बीड़ी फूके, आपने कभी स्मोकिंग की, या फिर जैसे आपने दारू वारू के भी देखे होंगे, वो क्या बैक पाइपर, और ये क्या बोलते हैं अपना सीग्रम्स, रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज, ऐसा ऐसा चलता है ना, तो उसमें कभी वो ये नहीं बताते दारू वारू, ये जैसे रॉयल स्टैग का क्या, रॉयल स्टैग हो गया, ब्लेंडर स्प्राइट है ना, तो इसके ऊपर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस्टेमिक हार्ट डिजीज को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, प्राइमोडियल प्राइमरी प्रिवेंशन के थ्रू। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज, ट्रैकिंग ऑफ बीपी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, एबनॉर्मलिटीज इन ब्लड शुगर, एज ऑफ 40 years with no risk factor, एज ऑफ 30 years with risk factor। एबनॉर्मलिटीज हो सकती है लो डोज एस्पिरिन यूज इन 75 mg डेली यूज इन इंडिविजुअल्स विद हाई रिस्क ऑफ एक्यूट कार्डियोवास्कुलर इवेंट टू प्रिवेंट एमआई एंड स्ट्रोक। अब ये सब पॉइंट्स मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने आप पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये सारी चीजें, मैं सिर्फ रीड करते जा रहा हूँ देखा जाए तो। ओके, तो मच्छर था ऐसा कुछ, ठीक है भाई, रेस्ट जा मर जा भाई। टर्शरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो टर्शरी में आ जाती है क्रिटिकल कार्डियक केयर ऑफ और एक्यूट कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। ठीक है, तो ये होता है कार्डियक का हिसाब किताब। स्ट्रोक में अपन आते हैं, स्ट्रोक क्या होता है, रुको भाई पानी पिए। हाँ, कहाँ थे भाई अपन, ठीक है, अब आते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक की बात करते हैं तो कंडीशन सीन बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू वर्ड्स ब्रेन, ब्रेन पे अगर सप्लाई कम हो जाए ब्रेन की, वो ब्लड की, तो अपना स्ट्रोक की कंडीशन
मतलब बन जाएगी, दैट इन टर्न कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन, लीड्स टू टिश्यू डैमेज। टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक जो कि 87% देखा जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक यही होता है, ब्लॉक ऑन ब्लड सप्लाई टू ईदर बाय अ क्लॉट और बाय अ फैटी डिपॉजिट। एक होता है एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक यानी कि ब्लड क्लॉट और प्लेग फ्रेगमेंट दैट इज फॉर्म्ड इन द हार्ट और लार्जर आर्टरीज ट्रेवल टू द ब्रेन एंड ब्लॉक्स अ ब्लड वेसल। और एक होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक क्या है? ब्लड क्लॉट दैट डेवलप्स इनसाइड द आर्टरी दैट सप्लाइज द ब्रेन। तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक ज्यादा होता है, ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू एम्बोलिक स्ट्रोक। और ये दोनों ही किसके पार्ट है? इस्चेमिक स्ट्रोक के। और इस्चेमिक स्ट्रोक सबसे ज्यादा 87% मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक है। ठीक है, दूसरा होता है एक हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक है 13% ब्लड वेसल्स इनसाइड द ब्रेन बर्स्ट कॉजिंग ओपन स्पिलेज ऑफ ब्लड। इंट्रासेरिब्रल भी हो सकता है और सबरेक्नोइड वेसल्स भी हो सकते हैं। एक होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो इसमें क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अंटिल इट स्टार्ट्स फ्लोइंग नॉर्मली एंड कोलेट्रल्स आर फॉर्म्ड। वाई स्ट्रोक इज अ पब्लिक हेल्थ इशू? सेकंड रीजन कॉज ऑफ डेथ यही है, थर्ड रीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का यही है। 70% स्ट्रोक्स एंड 80% स्ट्रोक रिलेटेड डेथ इन लो एंड मिडिल क्लास मिडिल इनकम कंट्रीज। हाई रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर्स में एक तो हाई बीपी, स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, डायबिटीज, एट्रियल फिब्रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिएंट इस्चेमिक क्या बोल सकते हैं इसको, अटैक, फिर रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या, नमनेस हो जाएगी, कहाँ पे? फेस, आर्म, लेग, ऑन वन साइड ऑफ बॉडी। आपको ऐसा लगेगा नमनेस सी छा रही है एक साइड पे, आपके शरीर पे कंफ्यूजन हो रहा है, आपको डिफिकल्टी इन स्पीच हो रही है, डिफिकल्टी इन सीइंग विथ वन और बोथ आइज। फिर सिम्टम्स ऑफ शॉक, तो ये क्या बता रहा है, जैसे कि ये एक बी फास्ट के नाम से कि बैलेंस आपका खोने लगता है, आईज में आपको दिक्कत आएगी, फेस में दिक्कत आएगी, फेस, आर्म्स आपको फील नहीं होंगे, नमनेस आएगी, एस स्पीच आपकी स्लरी सी हो जाएगी, या फिर आप बोल नहीं पाएंगे, डिफिकल्टी होगी, और टी से आएगा आपका टाइम। हाँ, तो आप ऑब्वियसली टाइम और ये सब चीजें मतलब आपका ब्रेन ऑब्वियसली उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, कौन सा दिन का है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्राइमोडियल में क्या, हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी में क्या जाता है अपना, टोबैको सेजेशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस सॉल्ट कंजम्पशन लेस देन 5 ग्राम पर डे, 400 ग्राम ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। सेकेंडरी में आता है ब्लड टेस्ट, PTINA, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ECG। फिर अपना क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट का हिसाब किताब देखे इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट का, जैसे कि TPA में अंडर 3 आवर्स ऑफ अटैक, है ना। ये कौन सा, ये कौन सी ड्रग थी रे, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स तो समझ में आ गए, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी हो गया। TPA थ्रोम्बो क्लॉट को वो करना है ना, अपन को डिसॉल्व करना है, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इस ड्रग का क्लास क्या है, क्लास है कि नाम है। TPA जो ड्रग्स अपन देते हैं, मतलब अपन को घोलना है, एट द एंड में जो क्लॉट है उसको अपन डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में इमीडिएट सर्जिकल रिपेयर, हेमरेज हो गया तो फिर तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब तो टर्शरी प्रिवेंशन का आता है। बाद में जब सारा कांड हो गया तो कितना बचा सकते हैं, तब टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बता दूं कि जैसे इमीडिएट सर्जिकल रिपेयर और ये सब, जैसे कि कभी भी कोई पेशेंट तुम्हारे पास आए और मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई मास लेवल का एक्सीडेंट हुआ है, कि जैसे कोई बस वस थी वो पलट गई, या फिर कोई जैसे 10-12 लोग जा रहे थे उनके एक्सीडेंट हो गया, जो भी हुआ, और कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि वो मतलब ठीक है, अभी दिख रहा है ठीक, पर वो बोल रहा है कि उसको सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, उसको सर दर्द हल्का का देने लगा हो, एंड फिर जब बाद में आप पता चला उसको कहे कि अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस है, इस पे हम ध्यान नहीं देते, नॉर्मल पैरासिटामॉल ले लो, ऐसा ऐसा, आपको लगा कि वो ठीक है, पर ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है, उसके ब्रेन में अलग ही दिक्कत चालू हो चुकी है। और पता चला कि आधे घंटे बाद आपने कहा कि चलो भाई देख लेते हैं इसका क्या हिसाब किताब है, अभी उठ ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। तो ये भी चीज है, आपको इस चीज को मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे अप्लाई जरूर करना, कि कोई भी कभी भी हेड, एक मतलब कि सर से रिलेटेड कोई भी चीज को छोटा मत आंकिए। ठीक है, आपको लगता है हल्का सा भी दिख रहा है कि भाई कुछ खराबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी उससे दीजिए, नहीं तो क्या पता अंदर ही अंदर दिमाग
कब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, कब ब्लड सप्लाई कम हो जाए, कब हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाए, एंड कब इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाए, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। फिर आते हैं अपन हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन क्या है? कंडीशन इन विच ब्लड वेसल्स है परसिस्टेंटली रेज्ड प्रेशर, तो ये हाइपरटेंशन कंडीशन कहलाती है। इसकी स्टेजेस काफी ज्यादा रटनी चाहिए आपको। तो क्या नॉर्मल कब को हो जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एमएमएचजी पे, तो नॉर्मल कब लेस देन 120 और मोर लेस देन 80 नॉर्मल। प्री हाइपरटेंसिव 120 139, डायस्टोलिक 80 टू 89, स्टेज 1 140 टू 159 और 90 टू 99 डायस्टोलिक हो जाएगा। स्टेज 2 मोर इक्वल देन 160 टू 179 एंड मोर देन डायस्टोलिक भी आपका 100 से 110 109 के अराउंड पे चल रहा है। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये तो मतलब सीवियर केस हो गया कि आपका सिस्टोलिक मोर देन 180 एमएमएचजी हो गया और डायस्टोलिक आपका मोर देन 110 एमएमएचजी हो गया, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी होता है। आइसोलेटेड का नाम क्या हो गया कि भाई सिस्टोल से बढ़ा हुआ है, डायस्टोल आपको नॉर्मल दिख रहा है पर सिस्टोल बढ़ा हुआ है, तो ये भी कंडीशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? प्राइमरी, एसेंशियल, नो आइडेंटिफिक। प्राइमरी इसका कोई वो एसेंशियल से कॉज नहीं होता, कुछ लोग जेनेटिक से लिंक करते हैं, इससे करते हैं, पर ऐसे जरूरी नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये अपन को देखने को मिलता है मेजॉरिटी क्या सबसे ज्यादा कि अंडरलाइंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सच एज किडनी डिसऑर्डर है, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम में कोई दिक्कत चल रही है, कचिंग सिंड्रोम, स्लीप डिसऑर्डर, फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। वाई हाइपरटेंशन इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है? प्रेवलेंस ऑफ हाई बीपी इन इंडिया, है ना। सबसे ज्यादा अपना इधर लोगों का मतलब कि अपने इधर के लोगों को बीपी काफी रेज मिलेगा आपको। 21 टू 25.4% आपकी इसको प्रेवलेंस मिल जाएगी। वर्ल्ड वाइड 12% एनुअल डेथ होती है अपनी हाई बीपी की वजह से। डिसेबिलिटी 7% ऑफ डिजीज बर्डन। वो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, सॉल्ट रिडक्शन। कौन बर्थडे मना रहा है, चिल्ला रहा है। फिर WHO की रिकमेंडेशन क्या हिसाब किताब है कि अडल्ट को लेस देन 5 ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए। मतलब सॉल्ट का रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये WHO रिकमेंडेशन कि अडल्ट को लेस देन 5 ग्राम लेना चाहिए, लेस देन अ टेबल स्पून पूरे दिन भर में 5 ग्राम पर डे। और चिल्ड्रन 2 से 15 साल वाले को लेस देन रिकमेंडेड फॉर अडल्ट। और अपना लेस देन 2 इयर्स का तो एक्सक्लूडेड एज अप टिल 6 मंथ्स। मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे तो आप नमक भी इसको नहीं खिलाओगे, और उसके बाद 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे थोड़ा बहुत नमक बहुत हल्का सा दो, नहीं तो नहीं दो तो अच्छा है। अदर रिकमेंडेशन क्या है? ऑल सॉल्ट शुड बी आयोडाइज्ड एंड और फोर्टिफाइड विद आयोडीन। आयोडीन होना तो जरूरी मैंडेटरी है लगभग। डैश डाइट होती है हाइपरटेंशन के, तो ये डाइटरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट, ठीक है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बाकी ये डाइट वाइट आपके आपको कितना में क्या खाना है, सिर्फ एक पोर्शन डिसाइड करते हैं अपन कि सोडियम इतने इतने खाओ, इतना ही आपको वीकली में अगर आपकी सर्विंग इतनी है तो आप ये चीजें खा सकते हो, ये चीज नहीं खा सकते, ये सब इसका एक चार्ट है। तो इतना नहीं पूछता। डैश डैश डाइट तुमसे पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो बता सकते हो। बाप रे, 12:15 हो रहे हैं, मेरे को तो बहुत तेज नींद आने चालू हो गई। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या क्या है? बीपी मेजरमेंट, BMI, वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये नापेंगे। पेरिफेरल पल्स पैल्पेशन, फिर हियरिंग फॉर ब्रूट, एक होता है आई एग्जामिनेशन। अर्ली डायग्नोसिस अगर करना है तो ब्लड टेस्ट, ECG, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, है ना, फास्टिंग, लिपिड प्रोफाइल, ये सब कराओगे। हाँ, ट्रीटमेंट पे अपन देंगे क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइहाइड्रोपिरिडीन जैसे एमलोडिपिन, क्लिनिरिपिन। एमलोडिपिन का 5 mg डोज होता है लगभग। नॉन DHP कौन कौन से हो गए? वेरापेमिल या डिल्टियाजम, इनमें से कोई एक। बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, कार्बिडोलॉल। नहीं तो एस इनहिबिटर में से दे सकते हैं, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स में से टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ऑलमिसार्टन, कैंडिसार्टन, ये सब दे सकते हैं। डायोरेटिक्स की बात करते हैं, डायोरेटिक्स भी दे सकते हैं। नहीं, सब फार्मा वाली चीजें हैं, तो फार्मा में पढ़ के आए हो, मैंने तो पढ़ाई भी फार्मा, तो मेरे को अच्छे से याद आ रहा है काफी चीजें। थायजाइड में क्लोरथेलिडोन और हाइड्रोक्लोरथायजाइड, पोटेशियम स्पायरिन, स्पाइनोलैक्टोन, अमाइलोराइड, ट्राइमटेरिन, लूप डायोरेटिक्स, फिरोसामाइड, टोरेसामाइड। सबसे फर्स्ट लाइन अपन यही देते हैं, फिरोसामाइड या फिर टोरेसामाइड। वेसोडाइलेटर में आता है हाइड्रालाजीन, नहीं तो टेराजोसिन। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट जो कि अपने ब्रेन पे जाके काम करें, क्लोनिडीन या फिर ग्वानफेसिन। क्लोनिडीन तो अपना कौन सा अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ऐसा कुछ मेरे को ध्यान है।
फिर आते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज में। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या हो जाती है अपनी, ग्रुप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर विच इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑकरिंग ड्यू टू रूमेटिक फीवर। हार्ट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, इसमें क्या हो जाता है, दिल अपने इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाता है एंड हार्ट वेल्स आल्सो परमानेंटली डैमेज। occurs after a single or recurrent episode of acute rheumatic fever। rheumatic fever आता है किसकी वजह से, देखो, febrile disease that usually affect the connective tissue of heart and joints that is preceded by throat infection। क्या होता है कि अपने को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, बीटा ए, वो क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। वो थ्रोट इन्फेक्शन धीरे से अपने ब्लड के थ्रू या फिर बढ़ के वो कहाँ पहुंच गया, अपने हार्ट पे, और फिर वो हार्ट के वैल्वुलर एरिया के ऊपर ना ग्रो करने लगता है, और ग्रो करके ये अपना रोमैटिक फीवर कॉज कराता है। और ये अगर एक बार या फिर उससे ज्यादा बार आपको रोमैटिक फीवर हो रहा है तो आपको रोमैटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, जिसमें आपका हार्ट का इन्फ्लेमेशन होगा और आपके जो वैल्व्स है ना वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। हाँ, गर्म पानी पीना ही पड़ेगा। फिर RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है विच रिजल्ट फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। ये है एक, क्या ये अपने टॉन्सिल्स पे इफेक्ट करती सबसे पहले, और उसके बाद फिर अगर वो फैल गई या फिर उसका थोड़ा सा सीरियसनेस कॉम्प्लिकेशन बढ़ा तो वो आपको RHD कॉज कराएगी। RHD अपने आप में कम्युनिकेबल नहीं होता, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि हो रही है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। 60% पीपल डेवलप RHD फ्रॉम रिकरेंट रूमेटिक फीवर ड्यूरिंग लेटर लाइफ स्टेजेस। इंडिया पे बात करते हैं तो 25 से 45% बर्डन ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज यही है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, एजेंट, तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, होस्ट एज जो होती है लगभग मोस्टली यंग एज, यानी 5 से 14 साल, 5 से 15 साल के अराउंड वाले बच्चों को ज्यादा जल्दी ये RHD होता है। प्रेवलेंस क्या है, मतलब प्रेवलेंस देखने को किसको मिलता है, ये होस्ट की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होस्ट ये होते हैं, पर अपने इंडिया में प्रेवलेंस अपन को जो देखने को मिलती है वो 25 से 40 साल वालों में ज्यादा देखने को मिलती है। सेक्स की बात करें तो बोथ जेंडर्स इक्वली। SES सोशल डिजीज, मतलब कि ये क्या है, सोशल डिजीज, पॉवर्टी वजह से, ओवर क्राउडिंग वजह से, पुअर हाउसिंग कंडीशंस की वजह से, या हाइजीन, लैक ऑफ हाइजीन की वजह से आपको पहले क्या हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस का, और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन हो गया आपको RHD। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी इसमें HLA एंटी ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन का इसमें ससेप्टिबिलिटी देखी गई है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर एंड RHD, तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर से RHD से आपको क्या और क्या दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एट्रियल डिफिब्रिलेशन, या फिर सीधे अंतिम सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेथ। ये सब आपको हो सकता है। फिर आएंगे अपन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसमें आता है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स में क्या है, दो मेजर या तो दो मेजर प्रेजेंट हो या फिर एक मेजर और दो माइनर प्रेजेंट हो, है ना। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मैनिफेस्टेशन, तो मेजर कौन कौन से, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरेथेमा या एराइथेमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। इनमें से या तो कोई दो या फिर एक मेजर और दो माइनर। माइनर में क्या है, क्लिनिकल फीवर या फिर पॉलीआर्थैल्जिया हो। लेबोरेटरी में या तो एलिवेटेड ESR ल्यूकोसाइट आपके बढ़े आए हैं। ECG में आपका PR इंटरवल बढ़ा आ रहा हो, या फिर सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विद इन लास्ट 45 डेज। आपको दिख रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कराने पे कि भाई इनको, या फिर वो खुद ही बता रहे हैं कि मेरे को 45 दिन पहले, या मतलब 40-50 दिन पहले भी मेरे को ऐसा एक कंप्लेन हुई थी पिछले महीने मान लो, या फिर इंक्रीज एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O और O अदर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी, आपको एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिल रही है, या फिर पॉजिटिव थ्रोट कल्चर देखने को मिल रहा है, या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, या फिर स्कारलेट फीवर रिसेंटली अभी हुआ है। तो ये सब सेकेंडरी उसमें आ जाते हैं, माइनर साइंस में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्राइमोडियल में इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, हाउसिंग, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। प्राइमरी में आ जाता है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस एंड ट्रीटमेंट फॉर सोर थ्रोट। सेकेंडरी में अर्ली डिटेक्शन ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस विद पेनिसिलिन आप देंगे। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज, की भाई जो दिक्कत हो गई वेल में, जो चीजें अपन बचा सकते हैं उनको बचाएं। ट्रीटमेंट में क्या आता है, एक्यूट RF में
क्या, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन 500 mg बीडी, मोर देन 27 किलो का होना चाहिए व्यक्ति। 250 mg बीडी, अगर क्या बोलते हैं अगर 27 किलो से कम का कोई व्यक्ति है तो उसको 250 mg फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन देंगे अपन 10 दिन के लिए। एमोक्सिसिलिन 50 mg पर केजी अप टू 1 ग्राम पर डे। सिंगल डोज बेंजाथीन पेनिसिलिन ये दे सकते हैं। एस्पिरिन देंगे अपन उसको चिल्ड्रन अगर है तो 80 से 100 mg पर केजी पर डे, 4 से 5 डिवाइडेड डोसेस के हिसाब से। और अडल्ट है तो 4 से 8 ग्राम पर डे अप टू 2 वीक्स। कोरिया तो सीवियर कोरिया अगर है तो कार्बामेजेपिन और सोडियम वेल्प्रोएट इनमें से कोई दे सकते हैं। फिर सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस फॉर आरएसडी बेंजाथीन पेनिसिलिन आईएम फॉर 3 वीक्स 1.2 मिलियन यूनिट्स। ये सब तो कि विदाउट कार्डाइटिस है, विद कार्डाइटिस है तो एक बार चाहो तो पॉज करके पढ़ लो। बाकी इतना ज्यादा मेजर चीज नहीं पूछ रहे हैं तुमसे। बाकी डायबिटीज मेलाइटिस है जो कि मेन है। आई थिंक इसके बाद स्क्रीनिंग ये सब हो गया। फिर आएगा अपना एनबी तो नहीं, 1 मिनट रुको। एनपीसीडीसीएस आएगा, ठीक है। बाप रे। कहाँ थे भाई अपन, सो रहे थे भाई रात में तो। फिर अपन आते हैं इंडियन हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट इनिशिएटिव, IHMI के नाम से जाना जाता है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है आईसीएमआर और एनआई जो भी है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ई से क्या था, है ना, WHO भी है इसमें, वाइट है ना, साथ साथ वाइटल स्ट्रेटेजीज स्टेट गवर्नमेंट। अरे कौन गाना बजा रहा है। कहाँ थे भाई अपन। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ वाइटल स्ट्रेटेजीज होती है, वाइटल स्ट्रेटेजी, डब्ल्यूएचओ वाइटल स्ट्रेटेजी, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर ओनली हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मतलब प्योरली एक हाइपर टेंशन मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट अपना चल रहा है, इंडियन हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट इनिशिएटिव, IHMI। 5 ईयर का प्रोजेक्ट था ये, फेज 1 और 2 ईयर्स ड्यूरेशन। स्ट्रेटेजीज क्या थी इसकी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम फॉर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोहॉर्ट मॉनिटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इंश्योरिंग नो स्टॉक आउट ऑफ ड्रग्स, की भाई ड्रग्स की कमी ना पड़ जाए तुमको, है ना। फिर इनिशिएटेड एट 25 डिस्ट्रिक्ट, ये सब तो याद ना रहे, ठीक है। फिर NHM, आयुष्मान भारत, अपना नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ NPCD, है ना, नेशनल प्रिवेंशन, नहीं NPCD क्या था इसका अपना, नहीं एन, अच्छा, एंड कंट्रोल ऑफ NPCD ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। इसका NPCD फुल फॉर्म क्या था, सेकंड, नेशनल प्रिवेंशन कंट्रोल क्या था क्या, NPCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अच्छा, NPCD CS का ये इसमें शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है, NPCD CS, यहाँ पे CS भी है, ठीक है। फिर अब इस पे आगे आ जाएंगे, मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक इमरजेंसीज। तो मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग फॉर डायग्नोसिंग कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसीज इंक्लूडिंग ECG इंटरप्रिटेशन। आजकल के डॉक्टर कुछ लोग ECG पढ़ते ही नहीं आता, तो बात अलग हो जाती है। फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, प्रायोरिटाइज अर्ली थ्रोम्बोलिसिस, है ना, फॉर कार्डियक रिपरफ्यूजन इन एरियाज वेयर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स आर नॉट अवेलेबल। कि भाई अगर आपके आसपास टर्शरी केयर तक के सुविधा नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको थ्रोम्बोलाइज कर दीजिए। क्लॉट है अगर कोई, ऑब्वियसली कोई क्लॉट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अपन उसको तोड़ के रख दें। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड अदर लॉजिस्टिक फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक इमरजेंसीज। की भाई कोई पता चला एकदम हार्ट अटैक, एकदम ऐसे ऐसे एकदम दर्द दर्द में है, मतलब MI उसको चल रहा है और भाई इधर एम्बुलेंस से आने में 1-1 घंटे लगा रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका लॉजिस्टिक्स अच्छा हो, है ना। तो ये हो गया हाइपरटेंशन। मेंटल हेल्थ तो अपना हो चुका था पहले भी। अरे पैंच, ये क्या हो गया, 300। फिर कहाँ थे अपन, मेंटल हेल्थ हो गया। ये भी हो गया था NH हमारी सब। NPCD CS का एक अलग से पूरा था।
फ्रेमवर्क मलेरिया, ये इसके बाद तो फिर यही है, वेक्टर बचता है फिर। जो छोटी मोटे और कुछ डिजीज बचते हैं वो सब खत्म करा के आज खत्म कर देंगे पूरा। ये है। नहीं ये नहीं। कहाँ था रे एमपीसी बीसीएस, कहाँ चल गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस। ये भी अपने अंडर पे आता है एनपीसीडीसीएस के। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काफी नाम है डायबिटीज का। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एंड अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डायबिटीज होती क्या है, सिर्फ शुगर बढ़ने को डायबिटीज नहीं कहते, ऐसे चूतिया वाला आंसर मत देना किसी को भी। ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। इंसुलिन की कमी से भी हो सकता है ना। इंसुलिन का एक्शन आपका मतलब ऐसा समझो। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास लिंग है। नहीं, दो तीन चीजें देखो आपको। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को अंदर मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, इंसुलिन। इंसुलिन आपका लिंग है। अब लिंग काम नहीं, सिक्रीशन। एक तो आपके पास लिंग ही नहीं है, इंसुलिन इंसुलिन ही निकल ही नहीं रहा, तो अंदर घुसाओगे क्या, नहीं घुसेगा। एक होता है इंसुलिन का एक्शन, क्या आपके पास लिंग तो है पर आप वो डाल नहीं पा रहे, मतलब आप ग्लूकोज को अंदर नहीं डाल पा रहे, तो एक्शन आपका खराब हो गया। और बोथ, कि आपके पास लिंक नहीं भी है और आपके पास एक्शन, समझ रहे, थोड़ा सा याद रहेगा। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ये हाइपरग्लाइसीमिया। कैरेक्टराइज किया जाता है हाइपरग्लाइसीमिया से, पर डायबिटीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्लासिफिकेशन इसका बड़ा अलग अजब गजब का है, सिर्फ वो टाइप 1 टाइप 2 से काम नहीं चलता, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस। अदर टाइप में आ जाता है सेकेंडरी पैनक्रियाटिक, हार्मोनल, ड्रग इंड्यूस्ड, हाँ जेनेटिक, अदर एबनॉर्मेलिटीज। फिर एक होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो ये इतने सारे टाइप हैं। अदर टाइप्स में तो और 1 2 3 4 5 अलग, टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके हैं जिसको जो कि कैरेक्टराइज करते हैं आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, और आप उससे ऐसा डायबिटीज कंसीडर कर सकते हैं। फिर डायबिटीज क्या है, पब्लिक हेल्थ डिजीज बर्डन है। प्रेवलेंस क्या है डायबिटीज का, 7.3%। स्टेट विथ लीस्ट प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, बिहार। बिहार में सबसे कम डायबिटीज है, कि बिहार में खाने का ही नहीं है एज कम्पेयर टू लोग कहते हैं, और बहुत सारे बिहारी तो बाहर चले जाते हैं, है ना। तो बात यह है। और मैक्सिमम कहाँ पे, पंजाब। पंजाब का सबसे मेन रीजन क्या हो जाता है कि लोग पंजाब के बहुत एकदम जम के खाना खाते हैं, और फिर लस्सी भी चाहिए, तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो और पराठे वराठे भी एकदम जम जम के चलते हैं, तो थोड़ा सा आलू का भी प्रोडक्शन वहां पे होता है, तो ऑब्वियसली आलू भी एक स्टेपल मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है डाइट में। तो इसके चक्कर में वहां पे मैक्सिमम देखा गया है। ये पुराना डेटा हो सकता है, नया हो सकता है भी रिसेंट में कुछ चेंज आया हो। फिर प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में एनकरेजिंग हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, है ना, कि भाई योगा करो, अच्छे से खाओ, एक्सरसाइज करो, ढंग का खाओ, अवॉइड ऑफ हेल्थ हार्मिंग बिहेवियर, स्मोकिंग मत करो, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन मत करो। ये जो बियर वियर पीते रहते हैं उसमें बहुत सारे बहुत हैवी अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, वो दिक्कत करती हैं। बिंज ईटिंग मत करो, प्रमोट हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स, हेल्थ चेकअप कराते रहो, क्लिनिक अटेंडेंस, क्लिनिक्स में जाओ जब भी कुछ लगता है, मतलब जनरल हेल्थ चेकअप कराते रहो 6 महीने में एक बार। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो गया, हेल्थ प्रमोशन। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाते हैं हेल्थ प्रमोशन, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन की हेडिंग थी ना। हेल्थ प्रमोशन में क्या कर रहे हो, प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्दी। एक्सरसाइज रिकमेंडेशन क्या है कि भाई अपन बोल रहे हैं एक्सरसाइज करो, तो कितनी करोगे। तुम बुढ़े को थोड़ी ना बोल दो कि हाँ तू 10 किलोमीटर भाग हर रोज का, या तुम बच्चे को ये कहो कि हाँ तू 5 किलोमीटर एकदम दौड़ कुत्तों की तरह, ये भी नहीं कर सकते।
तो तुमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन एंड यूथ, है ना, जो कि 5 से 17 साल वाले लोग हैं, वो प्रैक्टिस एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली, है ना। मॉडरेट टू विगरस 60 मिनट, लगभग दिन का 1 घंटा, 5 से 17 साल के बीच के हो, 1 घंटे मॉडरेट टू विगरस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करनी है हर रोज। अगर आप अडल्ट हो, 18 से 64 वाली एज में आ गए हो, है ना, तो एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। हम्म, ठीक है, मॉडरेट करोगे तो 150 मिनट तक का पहुंच जाएगा आपका, लगभग दो, कितना, 2 घंटे से भी ऊपर, 2.5 घंटे। और नहीं तो 75 मिनट, 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्क। और ये भी नहीं कर पा रहे तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट एंड विगरस की, थोड़ा सा मॉडरेट में भी गए और थोड़ा सा इंटेंस भी गए। हाँ, फिर जॉगिंग, मॉडरेट के एग्जांपल जॉगिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब मतलब जो जनरल वर्क्स भी होते हैं अपने, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। For older adults, the same amount of physical activity is recommended, but it should be also include balance and muscle strengthening activities tailored to their ability and circumstances। कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको जरूर करनी चाहिए और इंक्लूड करनी ही चाहिए आपके डेली रूटीन पे, नहीं तो भाई आपके मसल्स डाउन होते चल जाएंगे। जैसे जैसे आपके मसल्स डाउन होते चल जाएंगी, आपके मसल्स एक तरह से ग्लाइकोजन, मतलब एक तरह से भट्टी है। आपके मसल्स एक तरह से जो ग्लूकोज इनटेक भी करते हो तो उसको यूटिलाइज करती है। हाँ, अगर आपके भट्टी ही अच्छे से नहीं चल रही तो आप क्या होगा, ग्लूकोज अंदर आएगा, अंदर ही स्टे कर जाएगा, एंड उसकी वजह से फिर आपको ये डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है। हाँ, फिर स्ट्रेंथ टू डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। टाइप 2 वाले में क्या होता है कि भाई इंसुलिन तो है पर रेजिस्टेंस हो गया है ना, तो इसके लिए आप मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके, रिस्की बिहेवियर दैट नीड टू बी अवॉइडेड, एक्सेसिव वेट गेन ना हो आपका, अनहेल्दी डाइट ना हो, फिजिकल इनएक्टिविटी ना हो, ओबेसिटी से बचो, ओवरवेट से बचो, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक हो। और पॉपुलेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी और एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी अलग चलता है। तो समझ गए पॉपुलेशन बेस में कि भाई जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे एक मेडिकल कैंप पे गया था चित्रकूट, चित्रकूट पे वही वहां के जो गांव था, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द लोग शुगर वाले थे, हाइपरटेंशन के नहीं थे, अपने डायबिटीज वाले, शुगर वाले बहुत ज्यादा निकले। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट वेजिटेरियन पूरी मस्त एकदम, गांव पे मस्त रोटी वोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी, और अपना थोड़ी बहुत सब्जी खा लिए तो खा लिए, और दाल चावल, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच, बहुत ज्यादा हैवी कार्ब्स में वो रिलाई कर रहे थे, तो वो हाई रिस्क पॉपुलेशन कहलाएगी मेरे हिसाब से। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कर दो, अर्ली डायग्नोसिस। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज को कैसे तुम डायग्नोस कर रहे हो, तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आपका या तो मोर देन या इक्वल टू 126 mg पर डेसीलीटर, या फिर ये मिलीमोल्स में दिया है, नहीं तो 2 आर प्लाज्मा ग्लूकोज आफ्टर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड इंजेक्शन। 75 ग्राम आपने ओरली ग्लूकोज ठूस दिया किसी को, और फिर उसके 2 घंटे बाद आपने देखा कि अब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है, अगर वो भी 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर आ रहा है तो डायबिटीज में काउंट होगा। HbA1c आपका अगर 6.5 उससे ज्यादा आ रहा है तो आपका काउंट होगा, डायबिटिक हो आप। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या हो जाती है कि आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 126 mg पर डेसीलीटर है, और 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज आपका 140 to 200 mg पर डेसीलीटर आ गया। फिर ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। फिर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज क्या हो जाता है, तो ग्लूकोज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होता है, लगभग 110 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज आपका लेस देन, तो ये आपके इम्पेयर हो गया। फास्टिंग पे भी आपको ग्लूकोज कम देखने को मिल रहा है तो आपका इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, जबकि नॉर्मली कितना होता है, मतलब आई थिंक 70 to 110 बोलते हैं, है ना, फास्टिंग के टाइम पे, तो उससे तो ज्यादा ही आ रहा है। और उससे ज्यादा आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज इम्पेयरमेंट है। ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की भाई आपने फास्टिंग पे थे, अब फास्टिंग पे आपका है तो 126 से नीचे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप एकदम अच्छे चल रहे हैं सब कुछ, और नहीं, इससे कंपैरिजन वाले हिसाब किताब है कि देखो फास्टिंग पे आपका था 126 के नीचे, ठीक है, मान लो 110 होगा, 2 आवर के बाद प्लाज्मा ग्लूकोज आपका हुआ कितना, 140 टू 200 mg पर डेसीलीटर। तो देखा जाए तो ये नॉर्मल कैटेगरी पे आएगा ना, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, है ना, नॉर्मल आएगा ना ये तो। देख लेता हूँ एक बार और।
रिजल्टिंग इन ब्लड ग्लूकोज हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू क्लासिफाई डायबिटीज। अच्छा, यही वही बोल रहा है कि भाई नॉर्मल से हायर है। नॉर्मल से यानी कि यहाँ पे आना चाहिए लगभग 110 से तो अबव आना चाहिए, मोर देन 110 और लेस देन 126। ये एक्चुअली में इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, मोर देन 110 एंड लेस देन 126 mg पर डेसीलीटर। तो वो आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है कि भाई आप ना, आपका बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ रहा है और ना ही आपका बहुत कम ग्लूकोज है। और नॉर्मल से मतलब नॉर्मल के हिसाब से बता रहा हूँ कि नॉर्मल से इम्पेयर्ड चल रहा है। प्लाज्मा हो गया। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज क्या हो जाता है अपना कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आपका 92 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चल रहा है, और 1 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 120 पहुंच गया। 2 आवर में 153 टू 199, 200 तक के अराउंड पे आपका चल रहा हो हिसाब किताब। तो आप समझ जाओ कि आपको जेस्टेशन, अब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस तो ऑब्वियसली टेम्पररी रहता है जब तक के मदर जेस्टेशन पीरियड में रहेगी, मतलब बच्चा जब तक के डिलीवर नहीं हो जाता तब तक के ये चीज रहती है। क्योंकि ऑब्वियसली अब वो न्यूट्रिशन बच्चा भी उस बेबी को भी जा रहा है, उस फीटस को भी जा रहा है, तो शुगर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है ये कंडीशन। 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज डायबिटीज कब कहलाएगा कि भाई अगर मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा हो। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आपका 140 टू 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा है। हम्म और आईएफजी क्या हो गया, मतलब फास्टिंग ग्लूकोज भी आपका लेस देन 140 है पर मोर देन 110 है। तो मतलब वही नॉर्मल के हिसाब से आप बता रहे हो कि ये नॉर्मली आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज इतना आ रहा है। ये रैंडमली आपने जैसे टेस्ट कराया और 140 200 आ गया तो आप कहोगे कि ये ज्यादा है। हाँ, फिर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है, एज सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स का हिसाब किताब देखो तो एज मोर देन 45 ईयर्स। स्क्रीनिंग ऐसा तो है नहीं कि सबकी कर दोगे, आजकल देखा जाए तो अभी तो 16 साल के बच्चे की भी करनी चाहिए। पर नॉर्मली अपन क्या करते हैं शुगर की 45 ईयर्स से ज्यादा वाले की स्क्रीनिंग को प्रेफर करते हैं अभी भी। पर देखा जाए तो अब ये बच्चे पे और यंग इंडिविजुअल जो है ना 22-23 साल के, उनका भी बहुत बड़ा मिल सकता है आपको ब्लड शुगर लेवल। बीएमआई इनका 23 kg/m² से या इससे ज्यादा, मतलब आप काफी ज्यादा अच्छे खासे ओबीज कैटेगरी में जा रहे हैं, या चालू हो गया ओवरवेट की कैटेगरी में आप आ चुके हैं। वेस्ट हिप रेशो आपका 0.9 या उससे इक्वल या उससे ज्यादा मेन में, 0.8 मोर इक्वल और मोर देन 0.8 वुमेन में। फैमिली हिस्ट्री है आपकी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल या फिजिकल इनएक्टिविटी है, प्रीवियसली आइडेंटिफाइड आपको ऐसी इम्पेयरमेंट हो चुके हैं। और बीपी, आपका बीपी ज्यादा रहता हो 140 टू 90 mmHg से उससे ज्यादा अडल्ट्स में, तो आपका एक बार शुगर भी चेक कर लेना चाहिए। डिसलिपिडेमिया हो आपको कि भाई का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या टोटल क्या बोलते हैं, टोटल ग्लिसान टोटल टोटल ग्लिसरॉल लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लो डेंसिटी लिपिड आपके ज्यादा है ना। लो एचडीएल आपका कम है। अगर आपका एचडीएल कम है तो भी आपको भाई आपका ये डिसलिपिडीमिया के अंडर ही आता है कि आपके लिपिड बैलेंस बिगड़ रहे हैं। तो एचडीएल बेनिफिशियल होता है, वहीं पे एलडीएल हार्मफुल होता है। तो एलडीएल का ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है कहीं ना कहीं दोनों, है ना, जो किसी का भी एकदम एक्सट्रीम नहीं पहुंचना है, पर एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना जरूरी है। अगर एलडीएल हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है, और एलडीएल हद से ज्यादा लो हो जाए तो भी ज्यादा वो भी हार्मफुल कहलाता है। तो मेन में लेस देन 40 mg/dl अगर आपका एचडीएल है तो आप रेड क्या है, मतलब रेड जोन पे, आप डेंजर जोन पे। वुमेन पे भी 50 mg/dl से अगर आपका कम हो गया हिसाब किताब तो भी आपको दिक्कत होगी। और वुमेन की बॉडी फैट ज्यादा स्टोर करती है थोड़ा सा रिलेटिवली मैन के कंपैरिजन में, उसके इवोल्यूशनरी पर्पस होते हैं, तो वो सब आप बात की बात है, इतना डिटेल में क्या बताएं। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या होता है हाई रिस्क वालों पे, तो सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मतलब कि पॉलीयूरिया बार बार यूरिनेशन हो रहा है, पॉलीडिप्सिया यानी कि बार बार प्यास भी लग रही है, पॉलीफेजिया कि अपना बहुत ज्यादा खाए जाने, बार बार भूख लगना, और वेट लॉस भी हो रहा है। और ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज जैसे कि टिंगलिंग या नम्बनेस होती है, हाँ बर्निंग फीट हो जाते हैं अपने, टिंगलिंग नम्बनेस ही एक्चुअली में पेरिफेरीज में हो जाते हैं अपने लिम्स के। बर्निंग फीट, जनरलाइज्ड या जेनाइटल प्रोराइटिस, रिकरेंट इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग और नॉन हीलिंग ऑफ वुंड्स, फुट अल्सर्स, है ना,
बेलेनाइटिस, वल्वोवेजाइटिस, इम्पोर्टेंस, प्री मेच्योर कैटरेक्ट, बहुत सारी चीजें। तो डायबिटीज ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ लेकर आते हैं, इसलिए भाई जितना हो सके इसको ना होने दो। लोग कहते हैं कि दवाई से सब चल जाता है, पर नहीं। जितना मतलब ये दिक्कत ही है। आपके वूंड्स जो, अगर आपको एक कट लग रहा है तो हमेशा एक डर रहेगा, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा झमेला होता है कि इतने जल्दी ना ये घाव भरते नहीं है। हम्म। अडल्ट्स विद टीबी, ये भी, इनको भी चांसेस रहते हैं कि भाई इनको अपन हाइपरग्लाइसीमिया हो। पर्सन ऑन डायबिटोजेनिक ड्रग्स, स्टेरॉइड, थायजाइड, डायबिटिक्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये सब में। वुमेन विद पीसीओएस, पीसीओएस वाले को शुगर लेवल देखते रहना चाहिए, है ना। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर वेस्कुलर सिंड्रोम, आपको कोई ऐसी हिस्ट्री है वो भी। क्राइटेरिया फॉर रेस्टिंग ऑफ डायबिटीज इन एसिम्टोमेटिक अनडायग्नोस्ड इंडिविजुअल। एसिम्टोमेटिक है और अनडायग्नोस्ड इंडिविजुअल, तो अनडायग्नोस्ड हाई रिस्क इंडिविजुअल विद नॉर्मल रिजल्ट, रीटेस्ट होना चाहिए ईयरली। रीटेस्ट एवरी 3 years इन अनडायग्नोस्ड एंड नॉट अंडर हाई रिस्क। अगर कोई हाई रिस्क पे नहीं है तो उनका 3 साल में आप रीटेस्ट करिए एक बार। और अगर कोई हाई रिस्क कोई इंडिविजुअल है जिसका अपन, जो कि डायग्नोज नहीं हुआ है डायबिटीज से, तो भी अपन उनकी स्क्रीनिंग अपन देखते रहेंगे, उनको हर साल में एटलीस्ट एक बार तो देखेंगे। इफ आइडेंटिफाइड टू हैव, क्या बोल सकते हैं अपना, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो फिर तो भी रीटेस्ट करोगे ईयरली। तो शुगर एकदम से ऐसा नहीं कि आज, मतलब इट्स नॉट लाइक इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल, कि आज आप कांटेक्ट में आए या आज आपकी शुगर बढ़ी तो आप अगले दिन डायबिटिक कहला जाओगे। कॉन्स्टेंटली अगर आपका शुगर लेवल बहुत हाई रह रहा है काफी टाइम से, तो फिर क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने लगता है। क्योंकि अगर कोई चीज ओवर एक्सेस में, ग्लूकोज ओवर एक्सेस में, तो फिर इंसुलिन तो अब उतना ही सिक्रीट हो रहा है, एंड उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है एक टाइम के बाद। मैनेजमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या जाता है, न्यूट्रिशन, आइडियल बॉडी वेट, और उसके हिसाब से अपन न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेंगे, है ना। पर्सन मोर देन 120% ऑफ आइडियल बॉडी वेट इज कंसीडर्ड ओवर वेट एंड लेस देन 90% कंसीडर अंडर वेट। तो अगर मैं जैसे अपना निकालूं 18 सेंटीमीटर कितने हो गए, 150, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर बोल रहा है, 160, एक मोटा मोटा निकालूं अगर, तो कितने हो गए, पाँच सात ले थे, 5 8 जितना भी होगा, 172 नहीं, इतना तो नहीं है आई थिंक, इससे कम होगा ना, 5 7 के अराउंड होगा, 5 5.5 6, 170, और कम पे आऊंगा मैं, 167, ठीक है, 167 -100 यानी 67 इंटू 0.9। हाँ, 60.3 आ रहा है? इस हिसाब से क्या 0.9, ये तो कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं शायद, बाय 100 करना पड़ेगा। ये ऐसे तो मैं अंडर वेट कहला जाऊंगा। देखते हैं, बाद में देखेंगे कभी। फिर कुछ गलत कर दिया मैंने, कैलकुलेशन तो ऊपर नीचे किया है क्या। 7.9, 60.3 है तो फिर बहुत ही अंडर वेट में हूँ। फिर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हिसाब किताब, तो आपका ये सब बाद में देखेंगे। फिर मेन तो आपका क्या है हिसाब किताब खाने के ऊपर, तो कार्बोहाइड्रेट आपके होने चाहिए डाइट में 50 to 60%, प्रोटीन होना चाहिए 15 to 20%, फैट होना चाहिए लेस देन 30%, हाँ, और सैचुरेटेड फैट तो और लेस देन 10% उसमें से भी। कोलेस्ट्रॉल लेस देन 300 mg पर डे, फाइबर 20 से 40 ग्राम पर डे फाइबर इनटेक होना चाहिए, सोडियम लेस देन 2000 mg पर डे, एल्कोहल नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल कैलोरीज, विटामिन मिनरल सेम है जनरल पॉपुलेशन। ये सब एक अपना डाइट का हिसाब किताब बता रहा है। ये जनरल डाइट है, पर मैं अभी कहूंगा कि प्रोटीन बढ़ा दो तुम, कितना 25 to 30% प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम कर दो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है तुम्हारे केस, मतलब हर किसी केस में। फार्मेकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अपन वही सल्फोनिल यूरिया देते हैं, मैग्नेटिक मैग्नीटाइड्स देते हैं,
हाँ, थाइएजोली डाइन डायोन्स देते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, बाइगोनाइट्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स, है ना। तो वो एंटी डायबिटिक ड्रग जो आपने पिछले साल पढ़ी थी वो इधर चेपनी है आपको। और अब बात करते हैं NPCDCS, तो और फिर इसके बाद अपना ये वाला पूरा चैप्टर और सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, नॉन कम्युनिकेबल का सारा ही सब कुछ। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, है ना। प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कैंसर भी हो जाता है, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या है, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम, अब आजकल ना अपन को कम्युनिकेबल इन्फेक्शन कम देखने को हो गया, नॉन कम्युनिकेबल धीरे धीरे बढ़ने लगे अपने इधर। हाँ, रिस्क फैक्टर क्या हो गया कि भाई इन सब का रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफाइबल क्या है, एज हो गया, पॉवर्टी हो गई, जेंडर है, इलिटरेसी है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सब नॉन मॉडिफाइबल है। या फिर इस एज को तो आप बदल नहीं सकते, पॉवर्टी को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं पर सब नहीं। तुम अपन जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो 100 लोग में तो लोग गरीब से अमीर बन जाते, बाकी के 98 तो गरीब रह जाते हैं। जेंडर की बात करें वो चेंज नहीं होता, इलिटरेसी भी ऐसा है कि मॉडिफिकेशन हो सकता है, पर वही है कि 100 में से 10 बच्चे 20 बच्चे पढ़ लेते हैं, बाकी के फिर नहीं पढ़ते। हाँ, या आप पढ़ भी लेते तो अप्लाई नहीं करते। फैमिली हिस्ट्री हो गई। हम्म। और इनका क्या, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो आप, अल्कोहल को कम कर दो, टबैको को बंद करो, फिजिकल इनएक्टिविटी की जगह एक्टिव हो जाओ, अनहेल्थी डाइट की जगह हेल्थी डाइट को अपनाओ। फिर अब बात करते हैं नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन NCDS, या फिर वही NPCDCS पूरा है कि 10 टारगेट टू बी अटेंड, 10 टारगेट अटेंड करने थे 2025 के एंड तक के। क्या क्या, 25% रिलेटिव रिडक्शन इन रिस्क ऑफ प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, है ना। मतलब अपन 25% जो मृत्यु हो रही है एटलीस्ट वो थोड़ा सा कम कर दें रिलेटिवली, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के केस में, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इनसे जो मतलब मान लो कार्डियोवास्कुलर से 10%, वो 10 बोल रहा हूँ, 100 लोग में से अभी 100 लोग अगर मर रहे हैं तो अपन चाह रहे हैं कि वो टारगेट अचीव हो कि भाई अब 75 लोग मरे, है ना। 25 लोग अपन बचा पाए, रिलेटिवली की बात कर रहे हैं। वहीं पे कैंसर से अगर मान लो 1000 लोग मर रहे हैं तो उसमें से उसका 25%, मतलब कि 750 लोग बचे, और 250 वो 750 लोग, हाँ 750 लोग बच जाए, और 250, 25% ना, गलत उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मान लो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से 100 लोग मर रहे हैं, है ना, तो अपन क्या चाह रहे हैं, 25% रिलेटिव रिडक्शन की बात कर रहे थे। रिलेटिव रिडक्शन में 100 लोग अगर मर रहे थे कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, तो अब क्या होगी, 25 लोग बच जाए उन 100 में से, 75 लोग की अभी मृत्यु ठीक है हो रही है ना। ये अपना 2025 पे अपन इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। उसी तरह कैंसर के थ्रू अगर 1000 लोग निपट रहे हैं तो 25% उसके बच जाए, 1000 में से 25 मतलब कि मोटा मोटा कितना, 250 लोग अपन बचा पाए, 750 लोग की फिर भी बलि चढ़ रही है, पर थोड़ा कुछ नहीं से कुछ बेहतर, इस तरह से अपन ये अपना एम चल रहा है। और क्या, 30% रिलेटिव रिडक्शन इन प्रेवलेंस ऑफ करंट टबैको यूज थोड़ा कम हो जाए, 30%। हाँ, हाफ द राइज इन डायबिटीज एंड ओबेसिटी, लगभग आधे हो जाए डायबिटीज और ओबेसिटी वाले। 10% रिलेटिव रिडक्शन इन यूज ऑफ अल्कोहल, 30% रिलेटिव रिडक्शन जो कि सॉल्ट बहुत एक्सेस में इनटेक कर रही है। हाँ, उसी तरह से 10% रिलेटिव रिडक्शन किसमें, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी वाले, अब थोड़ा सा फिजिकल हो जाए। तो तुमको रिलेटिव रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, कि अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी वाले मान लो अगर 1 लाख लोग हैं जो कि फिजिकल इनएक्टिव हैं, तो उसमें से 10% का रिलेटिव रिडक्शन है कि एटलीस्ट उन 1 लाख में से कितने हो गए, 10,000 लोग एटलीस्ट थोड़ा सा खेलना कूदना तो चालू कर दें एटलीस्ट। 50% रिलेटिव कहाँ पे, रिलेटिव रिडक्शन सॉलिड फ्यूल्स अपन यूज करें, ना कि उस पे जाए अपन, क्या बोलते हैं, ये अपना चूल्हा और चूल्हा वूल्हा जलाते हैं ना, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 25% रिलेटिव रिडक्शन किसमें, रेस बीपी और कंटेन द प्रेवलेंस ऑफ रेस ब्लड प्रेशर। 80% अवेलेबिलिटी हो जाए अपनी, और अफोर्डेबल बेसिक टेक्नोलॉजी एंड एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग जेनरिक्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एटलीस्ट 50% ऑफ एलिजिबल पीपल रिसीव ड्रग थेरेपी एंड काउंसलिंग टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ये मैंने हाइपरटेंशन पे नहीं बताया था कि रूल ऑफ हाफ्स के बारे में एक होता है, रूल ऑफ हाफ्स इसमें नहीं दिया ना, ये तो अब भी है। हाइपरटेंशन, अरे करंट,
देखते हैं, एक सेकंड। एक चीज अगर मैं भूल रहा हूँ तो बता दूं। इस पे नहीं दिया ना। ठीक है। एक रूल ऑफ हाफ्स करके एक चीज होती है कि मान लो 100 लोग है ना। नहीं नहीं, मैं इससे अच्छे से बता देता हूँ। पोटेंशियल थ्रेड, ये होता है रूल ऑफ हाफ्स। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे, रूल ऑफ हाफ्स होता क्या है। तो देखो, इसमें सीधा सिंपल सा बता रहे हैं रूल ऑफ हाफ्स में कि आ, ऐसा हिसाब किताब है। हाइपरटेंशन एक आइसबर्ग डिजीज है। तो अगर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन, हाइपरटेंशन क्या है, एक आइसबर्ग डिजीज के बारे में तो अब तुमको पता होगा कि भाई जो दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा है अमाउंट में। तो अब ये टोटल पॉपुलेशन है ना, मान लो 100 लोगों की है। तो इसमें से आधी पॉपुलेशन कंसिडर नॉर्मोटेंसिव और आधी होगी हाइपरटेंसिव। 50 लोग नॉर्मल होंगे, नॉर्मल बीपी, और 50 लोग हाइपरटेंशन वाले होंगे। अब ये 50 लोग जो हैं हाइपरटेंशन वाले, हाँ, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स रिमेन अनडायग्नोस्ड। अब इस 50 में से भी होगा ये जो हाइपरटेंसिव वाले कि 25 जो होंगे वो अनडायग्नोज ही रह जाएंगे, और बाकी के जो 25 होंगे वो डायग्नोज हो जाएंगे, है ना। अब 25 तुमने डायग्नोज कर लिए, फिर 25 डायग्नोज में क्या हो जाता है कि आउट ऑफ विच हाफ ऑफ डायग्नोज रिमेन अनट्रीटेड। इस 25 में से भी 12.5 जो लोग होंगे लगभग, है ना, मतलब 12 लोग, और यहाँ पे 13 लोग मान के चल लो अपन, इजी, क्योंकि 12.5 क्या होता है। तो 12 लोग अनट्रीटेड रह जाएंगे, और फिर जो बचे 13 लोग हैं उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर इन 13 लोग नहीं, 13, एक उल्टा कर दूं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा। 13 लोग अनट्रीटेड रह जाएंगे और 12 लोग को ट्रीटमेंट मिलेगा। इतना समझ में आया। अब ये जो 12 लोग को ट्रीटमेंट मिल भी रहा है उसमें से भी आधे जो होंगे 6, और 6 ऐसे डिवाइड कर लोगे तो 6 लोग क्या होंगे, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट उनको मिलेगा कि भाई उनको प्रॉपर, या तो टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है, या दवाई चल भी रही है तो उतना इफेक्ट नहीं कर रही, या फिर अ, दूसरा कि भाई वो उतने ज्यादा कंप्लाइंट नहीं है अपने आप में, कि हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा कंट्रोल हुआ हाइपरटेंशन, बीपी कंट्रोल हुआ तो अरे फिर दवाई छोड़ देते हैं। और इसमें से आधे जो ये 6 लोग हैं यही पूरा तरह से ट्रीटमेंट ले पाते हैं और सही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। तो ये है अपना रूल ऑफ हाफ्स की भाई जनरल पॉपुलेशन अगर इतनी बड़ी तो नॉर्मोटेंसिव ये, हाइपरटेंसिव आधे, 50% ये, 50 ये, फिर 50 में से भी आधा हो गया अनडायग्नोज, और फिर डायग्नोज। डायग्नोज में भी फिर क्या होता है, अनट्रीटेड होते हैं और ट्रीटेड होते हैं। ट्रीटेड में भी क्या हो जाएगा कि एक हो एडिक्वेटली ट्रीट हो रहे हैं और एक हो रहे हैं इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो ये अपना रूल ऑफ हाफ्स करके, ये सब ये चीज बच गई थी ना। ट्रैकिंग ऑफ ब्लड शुगर ये सब। बाप रे। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब बनाया जाता है भाई? 14 नवंबर को। ये भी पूछ सकते हैं तुमसे सर्कल दे के, इसका पता रखो। हम्म। एक एक्सीडेंट तो अपन को इधर से ही खत्म करेंगे। कहाँ थे भाई अपन? नीचे। ए, कहाँ, यहाँ तक आ गए थे ना। 50%। अब स्केल अप ऑफ एनपीसीडीसीएस तो 2010 पे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, फिर 13-14 में और इसको रोल अप किया गया, मतलब बढ़ाया गया और स्टेट्स में, फिर 15-16 पे टोटल 468 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर 2017-18 में इसको और इम्प्रूव हो गया, 2018-19 में और इम्प्रूव हो गया। अभी करंट स्टेटस में तो ये और ज्यादा इम्प्रूव हो गया होगा। तो 2010 की इसकी लॉन्च डेट है, ये ध्यान रख लो बस। एनपीसीडीसीएस आया कब था, है ना। फिर प्रोग्राम कंपोनेंट की बात करते हैं, तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, तुमको तो बस पता करना है कि लॉन्च कब हुआ था। इतना मतलब कि 10-15 साल हो गए इसको, इतना ध्यान रहेगा तो चल जाएगा। हाँ, तो इसमें प्रोग्राम कंपोनेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड उसके रिस्क फैक्टर्स को, जैसे कि अपना क्या, क्या था, आईईसी, एक तो इंटीग्रेटेड, एक को फिर इसका फुल फॉर्म्स बड़े तंग कर रहे हैं, सब लिखूंगा एक टाइम बैठ के।
इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी। इंफॉर्मेशन भी दे दो, एजुकेशन भी दे दो और कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा हो, तभी तो प्रिवेंट कर पाओगे। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज आप चला रहे हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपका ठीक चल रहा है। हाँ, फिर और क्या, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड केस मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग अपॉर्चुनिस्टिक एंड पॉपुलेशन बेस्ड। फिर डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए सुपरविजन, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, जो कि प्रोग्राम के थ्रू चलता है। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। हाँ, तो ये सब चीजें अपनी चलती ऐसे धीरे, इसको मतलब अपन को ऐसी साइकिल चलती रहती है अपने प्रोग्राम के कंपोनेंट से। वही है, जितना अच्छा अपना कैपेसिटी रहेगी उतने अच्छा अपन रिस्क फैक्टर्स को कम करने में मदद कर पाएंगे। इन ह्यूमन रिसोर्स रहेंगे तो अपन वही है ना, लोगों को बता पाएंगे कि भैया थोड़ा सा आप घूमिए फिरिए, थोड़ा सा आप अपने बुरी आदतों को सुधारिए, या आपके रिस्क फैक्टर्स को आप कम कीजिए जितना हो सकता है। एनपीसीडीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि नेशनल एनसीडी सेल बैठता है, फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आता है डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक, जो कि सीएचसी एनसीडी चलते हैं, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक्स। और पीएचसी उसके अंदर फिर आता है पीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर्स। वहीं पे कार्डियक एंड स्ट्रोक केयर यूनिट एक अलग ही बनी रहती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और वहीं से डे केयर कैंसर सेंटर, ये भी अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग यूनिट चलती है, कुछ ही जगह पे चलती है, सारी जगह पे नहीं। वैसे डे केयर तो हर जगह चलता है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता, कीमो ईमो का थोड़ा सा नहीं होता। बाकी डे केयर आपको मिल सकती है कि पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आप दिखाने आ सकते हैं। फैसिलिटी लेवल एनसीडी सर्विस की डिलीवरी, तो डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक में आपको क्या क्या मिलेगा, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एनसीडीज की भाई, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी शुगर का तो आजकल वही इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बीपी का तो वही कफ अपना स्फिग्मोमेनोमीटर, और अपना ग्लूकोज के लिए अपने को वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर, डिजिटल ग्लूकोमीटर। रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस टू हायर फैसिलिटीज, कार्डियक केयर यूनिट सेट कर लेंगे अपन, डे केयर सेंटर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट की, वहीं कहीं पे कुछ जगह पे होता है ना कि सिलेक्टिवली यहाँ पे ज्यादा है अपने को, जैसे हाइपरटेंशन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वहां पे एक डे केयर सेंटर अलग से खोल के रखा है। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग, डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर सीएचसी में बात करें, सीएचसी में क्या क्या होगा, वही कॉमन एनसीडी ये सब तो मिलेगा ही, रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस और ऊपर भेज सकते हो, हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, ये सब। फिर पीएचसी की बात करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ऊपर में, मतलब है ना, नीचे से देख लो कि पीएचसी लेवल के बाद अपन सीएचसी पे रेफर करोगे, और सीएचसी के बाद अपन डिस्ट्रिक्ट वाले पे रेफर करेंगे, तो इस तरह से ऊपर से आएगा। अपन अभी अप टू डाउन आ रहे थे, डाउन को अब देख सकते हो। जैसे पीएचसी की बात करें, हेल्थ प्रमोशन कि भाई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, एंड कम्युनिकेट कर रहे हो कि भैया, मतलब नाटक कर, नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, या फिर नुक्कड़ नाटक करने का टाइम नहीं रहता पीएचसी में, मतलब आप उनको ऐसे बुला रहे हो और ऐसे सिटिंग में बैठा के कि भाई ये बीमारी में ये सब चीजें होती है, कुछ भी लगे तो आप आ जाइए हमारे पास, हम आपकी ट्रीटमेंट कर देंगे या दवाई दे देंगे, और कुछ भी ज्यादा दिक्कत हुई तो हम आपको रेफर भी कर सकते हैं ऊपर। स्क्रीनिंग फॉर एनसीडी रिस्क फैक्टर्स एंड कॉमन एनसीडीज, केस मैनेजमेंट एट पीएचसी, इफ एमओ प्रेजेंट होगा तो केस मैनेज भी करा जा सकता है। रेफर टू नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी, सीएचसी, सीएचसी में फिर सब बता दिया, सीएचसी के ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक हो गई। एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग ऑफ पर्सन, है ना, जब मिला कोई 30 साल का बंदा आया है, भले वो सर्दी जुकाम के लिए आया, अपन ने कहा कि एक काम करिए, अपना अपना अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपन, और थोड़ा सा लग रहा है कि भाई इसको सिम्टम हो भी सकते हैं, तो अपन कहेंगे कि आप एक बार बीपी शुगर भी करा लीजिए। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू हेल्थ एजुकेशन, diagnosis, management, counseling and rehabilitation services, referral and transport facility near to tertiary hospital care। हाँ, डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, अब सीएचसीज में भी लगभग ये सारी चीजें जो ऊपर अभी अपन ने देखी सब होता है ना। अब इसमें मैन पावर का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि ऑब्वियसली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग ज्यादा होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी होगा प्रेजेंट, है ना, ये डेटा एंट्री ये सब तो होंगे होंगे। मैन पावर सीएचसी में जरूरी नहीं है कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाए, पर मेडिकल ऑफिसर, नर्स, काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, डेटा डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब मिल जाते हैं और ये सब रहते हैं।
एक्टिविटीज अंडर एनपीसीडीसीएस एट पीएचसी, पीएचसी की बात करें तो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज होती है, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, केस मैनेजमेंट, फॉलो अप ऑफ एनसीडी केसेस, है ना, डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होगी, मेंटेन रजिस्टर्ड पीएचसी, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, फॉर्म 2 तो याद रहे ना रहे. Some rural PHCs और all urban PHCs are being upgraded as health and wellness PHCs, है ना. आजकल तो आरोग्य मंदिर के नाम से अपन कहते हैं अब के टाइम पे, और बाकी इंग्लिश में हेल्थ एंड वेलनेस पीएचसीज भी कहने लगे अपन. टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेज. बोलते बोलते मुंह दर्द देने लग जाएगा. एक्टिविटी क्या क्या है, कम्युनिटी, अब यही सब है. देखो एट द एंड ना घुमा फिरा के वही भकेती सोनी है. कहाँ तक के भाई, अभी टबैको वैको का भी देखना है. कोई पानी पियेंगे इससे पहले. कहाँ थे भाई अपन तो. एक्टिविटीज अंडर एनपीसीडीसीएस एट कम्युनिटी सब सेंटर एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इन सब में क्या चलता है हिसाब किताब, यहाँ तक क्या हो गया अपना. हाँ, तो एट ऑल सब सेंटर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अपना क्या बोलते हैं, टैबलेट बेस्ड डेटा रिकॉर्डिंग करते हैं अपन, ऐसे टेबल बना के, ऐसे ऐसे टेबल्स में अपन का कि भाई किसको क्या है क्या नहीं है, कितना है, उसका वेट क्या है, सब ऐसे टैबुलर फॉर्म पे अपन कलेक्ट करके रखते हैं डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू. मेंटेन स्क्रीन रजिस्टर्स एट सब सेंटर, मंथली डेटा रिपोर्टिंग. फिर आउटरीच एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वही हेल्थ कैंप, नहीं तो घर घर जाके अपन बता रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पे अभी हाइपरटेंशन जैसे बढ़ गया है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए. नमक का ध्यान रखिए, कौन सा नमक खाना है, कितने अमाउंट पे खाना है, कब नहीं खाना है, वो सब बताएंगे. हेल्थ वर्कर्स टू स्क्रीन ऑल पर्सन, है ना, मोर देन 30 years of age for NCD risk factor and common NCDs and refer suspected case to PHC CHC. इन कम्युनिटी की बात करें तो फिलिंग अप ऑफ फैमिली फोल्डर एंड सीबीएसई फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे आशा के थ्रू. हाँ, या आशा जाके फॉर्म भरेगी, मतलब बात करेगी और फिर फॉर्म्स को फिल करेंगे. यूनिवर्सल पॉपुलेशन बेस्ड एनसीडी एंड स्क्रीनिंग फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स टू स्क्रीन ऑल पर्सन, वही स्क्रीनिंग तो करनी है अपन को एनसीडी के लिए. हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज करा देंगे भाई. फिर कंट्रैक्चुअल मैन पावर क्या हो गया कि मिड लेवल, मतलब कि प्रैक्टिशनर ट्रेन इन 6 month ब्रिज कोर्स, कि भाई अपन जैसे क्या हो जाता है कि अपने पास मान लो डॉक्टर्स की कमी चल रही है, तो फिर नर्स को या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को अपन ट्रेन करते हैं 6 महीनों के लिए ब्रिज कोर्स करवा के, एंड फिर उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट सब सेंटर अपॉइंट कर देते हैं, ताकि वो मेंटेन कर पाए वहाँ के जो भी, अगर एनसीडी फैल रहा है या एनसीडी का प्रिविलेंस बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने पे मदद करें या प्रिवेंट करने में मदद करें पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन बेस्ड एनसीडी स्क्रीनिंग टू यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पर्सन्स मोर देन 30 years. ये वही सब डिसेबिलिटीज. कॉमन एनसीडी कौन कौन सी है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर. हाँ, एंड एनसीडी रिस्क फैक्टर एंड रेफर सस्पेक्टेड केसेस टू पीएचसी. तो इनके लिए अपना स्क्रीनिंग करते रहते हैं. तो स्क्रीनिंग करना तो भैया बहुत ही एकदम जरूरी हो गया एनसीडी के लिए. वाई पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के लो लेवल ऑफ हेल्थ अवेयरनेस होती है. एसिम्टोमेटिक डिजीज है अपने आप में, एकदम से सिम्टम शो नहीं होते इसके शुरू में. लो एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी अमंग पुअर, और जो वुमेन्स है मतलब अपने रूरल एरियाज में, उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती. मेन अब इक्वालिटी और ये सब तो ठीक. इक्वालिटी, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग की बात करते हैं, एन्यूमरेशन, मोबाइलेशन, ये सब तुम बता सकते हो. ये सब अब एट ऑल एडल्ट मोर देन 30 years एट कम्युनिटी लेवल, तो उसका भाई अपन असेसमेंट कर रही है आशा एएनएम कि भाई इसको एनसीडीज है इनको, या हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर कैंसर जैसे ओरल सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे कुछ स्क्रीनिंग. तो एक सीबीएसई स्कोर होता है, अगर वो लेस देन 4 तो ठीक है, ज्यादा है तो फिर उनको रेफर करा जाएगा. उसी तरह से अगर सिम्टम पॉजिटिव है तो रिफर टू पीएचसी फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, फॉलो अप एंड डायग्नोस्ट, फिर और आगे भेजते चले जाते हैं. उस तरह से अगर स्क्रीन नेगेटिव है और अपना इसके लिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए भी स्क्रीनिंग अगर इनकी नेगेटिव शो हुई है, तो अपन कहेंगे कि आप बस हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करिए, और जो भी एनुअल स्क्रीनिंग है वो अपनी चलते रहे. फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनसीडीज एंड एनसीडीज फैक्टर, तो एक अपना वही information, education and communication and advocacy to develop strategies to modify risk factor, visibility of program and service provision needed for public awareness. भाई पब्लिक को अवेयर करना, वही घिसी पिटी चीज बार बार आई जा रही है. नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान बना दिया भाई, हाँ, कि अलग अलग सेक्टर्स मिल के काम करें.
हम्म। टबैको यूज के लिए क्या करते हैं अपने, तो इंडिया इज पार्टी टू WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। इंडिया कंट्रोल लॉ इनेक्टेड बाय, मतलब एक कॉटपा एक्ट जो मैंने अभी बताया था ना, एक कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, जिसका प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 की कॉटपा के हिसाब से आप सिगरेट और ये सब, सिगरेट हो गया, अदर टोबैको प्रोडक्ट हो गए, तंबाकू गुटखा, इन सबको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते खुले में। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसलिए तो आजकल वो जो, फिर मैं कल ही बता रहा था ना, इसी लेक्चर में मैं बता रहा था ना कि भाई अपना क्या बोलते हैं, जैसे बैक पाइप और वो सी ग्रीन सी ब्लूज रॉयल स्टाइल, क्या क्या स्टाइल, मतलब म्यूजिक सीडीज के नाम पे दारू को वो नहीं कर रहे, तो कुछ और म्यूजिक सीडीज के नाम से चला रहे हैं वो चीज। कंपनीज भी बहुत चूतिया हैं, मतलब चूतिया बना देती है कंज्यूमर को। इंट्रोड्यूस द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग अमेंडमेंट रूल्स हैं इनके, कि भाई उस पे अपना, जैसे होता है ना पैकेजिंग वैकेजिंग लेबलिंग पे कि से नो टू टोबैको, कैंसर का एक ऐसे बना रहेगा। बेच भी हम ही रहे हैं और बता भी हम ही रहे हैं कि भाई ये इससे आपको दिक्कत होगी। रिवाइज पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन इशूड टोबैको वार्निंग मैसेज टू ऑक्यूपाई 85% ऑफ स्पेस ऑन टोबैको पैकेट्स। फिर नेशनल अल्कोहल के लिए क्या करते हैं अपन अपने इधर, प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग कोड अंडर केबल टीवी नेटवर्क रूल्स एंड नो, ये भाई आप वही अल्कोहल को खुले में से प्रमोट नहीं कर सकते। लीगल एज के अभी 21 ईयर्स से ज्यादा मोस्ट स्टेट में कर दिया था, अभी शायद दिल्ली में किया था ना 18 साल से ऊपर, तो एकदम अति कर दी थी। सेल ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स, ऐसे कच्ची दारू ना पिए, नहीं तो वो तो और दिक्कत हो जाती है। मिथेनॉल के हल्का, मिथेनॉल का रिस्क रेशो बहुत, मतलब वो है कि आप, ऐसा नहीं है कि उल्टी उल्टी आया कुछ हो, देसी जो कच्ची शराब होती है उसमें अगर मिथेनॉल प्रेजेंट और आपने ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा पिया, तो आप या तो अंधे हो जाओगे परमानेंटली, नहीं तो डेथ होगी, उसका कोई बीच का फिर वो नहीं बचता, इसलिए उसका रिस्क रेशो और ज्यादा होता है। इसलिए फिर गवर्नमेंट बोलती है कि अरे यार इससे तुम, हमारे यहाँ से लोग पीना ही है तुमको, तो इतना सब सुनने के बाद भी तुमको पीना है तो फिर हमारे यहाँ से लो, ये मैंडेटरी है। अनहेल्दी डाइट का हिसाब किताब क्या है, तो इंक्रीज ऑफ टैक्सेस ऑन शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, है ना, फिर गैजेट नोटिफिकेशन ये सब चलते रहता है। ट्रांस फैट नॉट मोर देन 5% बाय वेट, ट्रांस फैट बोलते हैं ना, नो ट्रांस फैट, अपने बिस्किट से लेके कि इसमें ट्रांस फैट नहीं मिला हुआ है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग मैंडेटरी, न्यूट्रिशनल लेबलिंग करना जरूरी है। हाँ, फिर डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, तो अपन स्कूल वूल पे भी, अपन स्कूल और कॉलेज वॉलेज लेवल पे भी अपन बताते हैं लोगों को कि भाई जंक फूड से जितना हो सके बचो, और ये सब। टू हैव डायरेक्टेड स्कूल एंड कॉलेज टू प्रोहिबिट सेल ऑफ जंक फूड, कि आप, मतलब ये होता है ना कि भाई आपको आपके कॉलेज के अंदर कैंपस में थोड़ी ना कि कोई नूडल का ठेला मिल रहा है, जंक फूड का ठेला कोई खोल के बैठा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोहिबिटेड है लॉ के हिसाब से। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हैड इशूड गाइडलाइंस टू बैन सेल ऑफ फूड हाई इन सॉल्ट शुगर एंड फैट कंटेंट इन ऑल स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन पे भी आपको ये सब चीजें नहीं मिली। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट अनहेल्दी डाइट्स, ये सब चलता रहता है अपना। फिर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का नेशनल रिस्पॉन्स क्या है, तो प्रमोशन ऑफ योगा, भाई इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं अपन 21 जून हर साल। हाँ, रिवैम्प्ड खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम एक चलता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। फिर सेटिंग अप पार्क्स, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट, वॉकेबल स्ट्रीट, इम्प्रूव कनेक्टिविटी। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट करती नहीं है, जैसे कुछ पार्क्स होते हैं ना जिसमें वो ओपन जिम और ये सब चीजें कंसेप्ट, वो अपने ये रेड येलो कलर के तुमने देखे होंगे इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो वो अब जनता भी उसको ध्यान नहीं देती, टू बी ऑनेस्ट, कि सिविक सेंस की वजह से भी नुकसान बहुत होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कर रही है, पर लोग भी चूतिया है ना, तो फिर लोग भी उसके ऐसे तैसे कर देते हैं। कोई मतलब लोहा गायब कर देगा, कोई तोड़ फोड़ देगा, कोई एकदम बहुत ही ऐसा यूज करेगा जैसे एकदम, बोलते हैं ना फ्री का माल है उसका तो है नहीं, तो एकदम तोड़ फोड़ के अलग कर दे। नहीं तो इसे स्मार्ट सिटी मिशन का एक कंसेप्ट चलता है। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है एनपीसीडीसीएस का, कि यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग करना है अपन को, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग जो कि होती है कि भाई आप जो भी कम्युनिकेबल, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन का तो मेजोरिटी हर जगह बहुत कॉमन है हेल्थ कैंप्स में। इंक्लूजन ऑफ सीओपीडी एंड सीकेडी, मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इंटरवेंशन अंडर प्रोग्राम,
national multi-sectoral action plan, integration convergence with other health programs, collaboration of NPCDCS with RNTCP। तो टीबी डायबिटीज के साथ मिलकर जो कोमॉर्बिडिटी होती है उनको अपन मेंटेन मतलब मैनेज कर पाए। एनपीसीडीएस और किसके साथ मिल गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ भी कन्वर्ज हो रहा है उसके एम। आयुष और एनपीसीडीएस मिलके मतलब कन्वर्जेंस क्या है कि भाई अब जैसे आयुष कोई अपना कैंप खोल रहा है तो उसमें एनपीसीडीएस वाले भी बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो आप साथ साथ ना शुगर और बीपी भी नाप ही लो, स्क्रीन कर दो। तो ये सब चल रहा है। ये आरबीएस के आने के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वालों के साथ भी मिलकर चीजें चल रही हैं। इंटरवेंशन ऑन आरएसटी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि ये बच्चों में होता है रूमेटिक। 5 से 14 साल के मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। बाकी दिक्कत अपने इधर ज्यादातर देखने को मिलता है कि 18 से ऊपर वाले लोगों को, पर बच्चे ज्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं। अभी अपन ने, मैंने कल ही बताया, कल रात को ही तो बता रहा था मैं, फिर ये एनुअल सब ने आरएनटीसीपी के साथ का इंटीग्रेशन है। इतना डेप्थ में नहीं भी पढ़ोगे ये वाली चीजें तो चल जाएगा कि अर्बन हेल्थ मिशन के साथ क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। ओके ठीक है, इतने को तुम स्किप कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम लेवल पे इतना नहीं पूछते कि आरएनटीसीपी के साथ क्या होना है क्या नहीं। मोटा मोटा तुमको पता होना चाहिए। जैसे इसमें बस एक बता देता हूँ, बायो डायरेक्शनल स्क्रीनिंग होगी, अर्ली डिटेक्शन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ टीबी डायबिटीज कोमॉर्बिडिटी डेवलप्ड एज जॉइंट कोलैबोरेटिव अंडर आरएनटीसीपी एंड यानी एनटीपी हो गया। आरएनटीसीपी तो अब नहीं बोलते अपन, एनटी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया ना, अब यही बोलेंगे अपन एनटीईपी। गाइडलाइंस ये सब निकालते हैं तो ठीक है भाई। यहाँ पे अपना नॉन कम्युनिकेबल वाला भी सारा पार्ट खत्म होता है विद अपने जो भी प्रोग्राम है इसका मेन वो सब। एक चीज और बचती है, मैं ऐसे कैसे खत्म कर दूं। एक होता है एक्सीडेंट, क्योंकि अब ये लिस्ट के हिसाब से भाई इसमें स्टार लगा है ना काफी। ये अपना क्या नाम था यहाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के एपिडेमियोलॉजी तुमको पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में एक अलग से यहाँ सर के नोट से बता देता हूँ। एक्सीडेंट होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लान्ड ऑकरेंस विच मे इन्वॉल्व इंजरी। अनएक्सपेक्टेड होता है और अनप्लान्ड होता है कोई ऐसा ऑकरेंस जो जिसमें इंजरी होने के चांसेस इन्वॉल्व है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंजरी अपने चाह के तो नहीं कराता। मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो क्या है मोर्टेलिटी, इसमें क्या है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट पर 1000 रजिस्टर्ड व्हीकल्स। और इस तरह से अपन मोर्टेलिटी का पता लगाते हैं। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या चल रही है, या फिर 1000 रजिस्टर्ड व्हीकल्स में से कितनी डेथ हुई है, कितने लोगों की। 1000 गाड़ी यानी इनमें से कितने लोग, ये गाड़ी मतलब ये 1000 गाड़ी अपन ने चुनी, जैसे 1000 टू व्हीलर्स चुनी और इसमें से कितने लोग का एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हुई है, तो मोर्टेलिटी पता लग जाती है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के हिसाब से भी बता सकते हैं। मॉर्बिडिटी में एब्रीवेटेड इंजरी स्केल, कि भाई क्या बहुत ज्यादा दर्द है कि बहुत कम है कि हल्का फुल्का है, वो पेन स्केल के हिसाब से चीजें चल रही है। टाइप ऑफ एक्सीडेंट क्या क्या हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, डोमेस्टिक में ड्राउनिंग, बर्न, फॉल, है ना, अपना पॉइजनिंग, स्नेक बाइट। फिर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है, रेलवे पे एक्सीडेंट हो सकता है, वायलेंस पे होमिसाइड हो सकता है, सुसाइड हो सकता है। इसमें से हैंगिंग ज्यादा है, सेल्फ पॉइजनिंग से ज्यादा अपने इधर हैंगिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड इन इंडिया। फिर वॉर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक्सीडेंट इंजरीज इन इंडिया, तो ये वही चल रहा है कि भाई आरटी सबसे ज्यादा होता है, फिर वर्क रिलेटेड सबसे कम, ड्राउनिंग से बहुत कम डूबने मौत होती है, और आरटी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट और इंजरीज होती है इंडिया में। टॉप लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है अपने एक्सीडेंटल मतलब डेथ का इंडिया में। एक्सीडेंटल डेथ का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है अपने इंडिया पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर बाद में सुसाइड है, फॉल्स, इंटरपर्सनल वायलेंस, है ना, ड्राउनिंग, फायर, पॉइजनिंग, वॉर, ये सब। आरटीए, यही मेन चीज है, आरटीए बात करनी है। तो फैक्टर क्या है एक्सीडेंट के, ह्यूमन फैक्टर में, जैसे एज, यंगर एज ग्रुप में थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि जोश जोश में गाड़ी चला रहे गिर गए। सेक्स में मेल ज्यादातर को रहता है एड्रेनलिन रश के चक्कर में। साइकोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इंपल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस, लैक ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन, हेलमेट नहीं लगाना है, फिर सीट बेल्ट नहीं पहनना। मेडिकल कंडीशन है कि इम्पेयर्ड विजन है और भी फिर ऐसे गाड़ी चला रहे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में रहता है रिलेटेड टू रोड, डिफेक्टिव और नैरो रोड्स, पुअर लाइटिंग। व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है कि आपका व्हीकल ओवरलोडेड है या फिर पुअरली मेंटेन्ड, मेंटेनेंस नहीं हुआ है उसका, चक्के पे हवा नहीं है और एकदम ऐसे स्किड कर रही गाड़ी, ब्रेक्स आपके काम नहीं कर रहे। बैड वेदर हो सकता है, एक रेनी सीजन। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या हो जाता है अपने आप में, इमोशनल टेंशन, अल्कोहल ड्रग के आप इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे कि ब्लड अल्कोहल लेवल आपका 0.05 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो भी आपको दिक्कत है।
आप उसमें अगर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हो तो आप गिरने पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 4 हफ्ते पहले, 3 एक हफ्ते पहले। तो उसमें जिसने मेरे को मतलब ऐसे हल्का सा कट मार के गया था, वो 2 लोग अल्कोहल के इन्फ्लुएंस पे थे, खुद भी गिर गए, मेरे को भी थोड़ा सा इंजरी की है, पर अब तो रिकवरी काफी हो गई है। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मोबाइल में आप डिस्ट्रैक्टेड हो। सोशल प्रेशर, हाई स्पीड की भाई, मेरे दोस्त तो 150 में चलाता है, तो मैं भी 120 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाऊंगा अपनी गाड़ी। अ पर्सन इज सेड टू बी किल्ड बाय आरटीए इफ ही शी डाइज विद इन 30 days ऑफ एक्सीडेंट। 30 दिन के अंदर उस एक्सीडेंट के बाद वह खत्म हो गई, तो वो आरटीए के थ्रू, मतलब आरटीए से मौत हुई उनकी। प्रिवेंशन, सेफ्टी एजुकेशन, है ना, ये सब खुद पढ़ सकते हो यार, ये सब मैं हिंदी में बोल के भी क्या बताऊँ। सेफ्टी मेजर्स में क्या है, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। चिल्ड्रन प्रोहिबिटेड टू टेक फ्रंट सीट, कि भाई बच्चों को एकदम आगे, कुछ होता है ना कभी कभी बच्चे शैतानी करता है, गियर मतलब ऐसे गियर बॉक्स को अचानक से हिला दिए, गियर चेंज कर दिया अचानक से, तो गाड़ी पलट सकती है। Alcohol and other drugs should be avoided. Elimination of causative factors on road, improvement of road marking, danger point, speed limit, enforcement of law, speed limit के अंदर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का यूज करें। एक हेड ऑन मैट्रिक्स होता है जिसमें इंजरी रिडक्शन स्ट्रेटेजी है ये, मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरेटिकल अप्रोच टू इंजरी प्रिवेंशन। तो ये भी हेड ऑन का मैट्रिक्स, बस इतना नाम पता रख लो, काम चल जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में तो ये कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये बाकी का मैं तुमको बता ही एक बार, चलो ठीक है, एक पेज है तो और थोड़ा सा और बता देते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं तो 120 मिलियन इंजरीज एंड 2 लाख डेथ्स पर ईयर, ये मतलब पूरा आई थिंक ग्लोबली बता रहे हैं इस हिसाब से। 1% डेथ एंड 10% इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इंजरीज। फिर इंसिडेंस ऑफ इंजरी इन एग्रीकल्चर वर्क 116 पर लाख वर्कर, मतलब 1 लाख लोग में 116 लोग को एग्रीकल्चर वर्क के रिलेटेड इंजरी होती है ना। ऑफ दीज सीरियस इंजरीज ड्यू टू मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ट्रैक्टर्स, के कोई भाई होता है ना कि अपना ट्रैक्टर चला रहे थे, और ट्रैक्टर बोल रहा हूँ या हार्वेस्टर चला रहे थे, तो उसमें कहीं हाथ वाथ छिल गया, कट गया, ऐसे कुछ इंजरीज हो रही हैं ट्रैक्टर्स में। आप ट्रैक्टर के नीचे तो वैसे नहीं आता, कोई इतना आसान नहीं होता, पर ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आपका, तो आपका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से इंजरी हो गई। हम्म फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन वर्कर्स ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रीज, जो कि हैजार्डस इंडस्ट्री, जो ये अपनी इंडस्ट्री होती है जैसे लेड, बैटरी से रिलेटेड, तो उसमें लेड पॉइजनिंग बहुत कॉमन हो जाता है, तो वो मॉर्बिड कर देती है आपको, या मोर्टेलिटी का भी आपका कारण बन सकती है ना। फिर मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, हाई कंटेंट ऑफ मैनुअल लेबर एंड अनसेफ मैन मशीन इंटरेक्शन, कि भाई हेलमेट नहीं पहन रहे लोग, या फिर प्रॉपरली सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर रहे, या वो आपके डिफेक्टिव हैं। बर्न्स की बात करते हैं तो इंजरी टू स्किन एंड टिश्यू ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी एंड फ्रिक्शन, तो ये सब वैसे पार्ट हो गया एफएमटी का, पर देख लो। थर्मल बर्न्स ऑकर व्हेन सम ऑफ द ऑल सेल्स ऑफ स्किन डिस्ट्रॉयड बाय हॉट लिक्विड। अगर देखो थर्मल बर्न्स में क्या हो सकता है, अगर लिक्विड के थ्रू हो रहा है तो स्कैल्ड्स कहलाएगा, हॉट सॉलिड के थ्रू तो कॉन्टैक्ट बर्न, और फ्लेम्स के थ्रू हो रहा है तो फ्लेम बर्न। अपने आप में बहुत, हॉट लिक्विड से आपको स्कैल्ड्स, मतलब कि जैसे उबलता हुआ पानी आप में आपके ऊपर अगर गिर जाए, तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, एकदम ऐसी, वो नहीं हो जाती, स्मूथ तो नहीं, आई थिंक मशी टाइप की टेक्सचर हो जाता है उसका, वो स्कैल्ड कहलाती है वो। वहीं पे हॉट सॉलिड के आप कांटेक्ट में होगे तभी, किसी कोई सॉलिड रॉड है उसके कांटेक्ट में आया तो उसे जल गया आपका हाथ, कांटेक्ट बर्न। और फ्लेम बर्न के आप आग के आसपास तो एकदम फ्लेम आई, तो उसकी वजह से ऐसे लपट की वजह से इंजरी हो रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ग्लोबली 11 मिलियन सीवियर बर्न्स की वजह से और 18 लाख डेथ पर ईयर हो जाती है लोग, यानी 18 लाख बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, 1,80,000 डेथ पर ईयर ग्लोबली। इंडिया में 1 मिलियन मॉडरेट टू सीवियर बर्न्स केस आपको पर ईयर देखने को मिल जाते हैं, लगभग 10 लाख लोग हर साल। फिर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, हैजार्डस ऑक्यूपेशन, केरोसिन यूज्ड एज फ्यूल, वो केरोसिन उड़ता है तो एकदम आग लगी और एकदम से भभक गया। इनएडुकेट सेफ्टी मेजर्स फॉर एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की एपिलेप्सी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी थी, एंड उसके वजह से आपका कुछ आप हैंडल कर रहे थे एंड अचानक से एपिलेप्सी मेरी दौरा पड़ा एंड आग लग गई, सीवियर बर्न हो गया आपका हाथ, या कुछ मतलब पूरे बॉडी भी बर्न हो सकती है। स्मोकिंग एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या है, डूज की एक्सटिंग्विश फ्लेम्स, रिमूव क्लोथिंग, इरिगेट बर्न एंड यूज कूल रनिंग वाटर, डाइल्यूट केमिकल बर्न्स के केसेस में, रैप पेशेंट इन क्लोथ एंड टू ट्रांसफर हेल्थ फैसिलिटी।
डोंट करके नहीं, कौन कौन चीजें नहीं करनी है, डोंट स्टार्ट फर्स्ट एड बिफोर इंश्योरिंग योर ओन सेफ्टी, नहीं तो पता चला आप बचाने गए खुद भी डूब गए। डोंट अप्लाई पेस्ट ऑयल, टर्मरिक, रॉ कॉटन, है ना। फिर अवॉइड टॉपिकल मेडिकेशन अंटिल पेशेंट इज इन एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर। डोंट अप्लाई आइस एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग कूलिंग विद वाटर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। डोंट ओपन ब्लिस्टर विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बर्न इंजरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, बर्न यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, और तुम्हारे कॉलेज पे भी होगी बर्न यूनिट, जो कि सर्जरी, आई थिंक सर्जरी वाले ही उसको संभालते हैं, कि सर्जरी में ही, सर्जरी जनरल सर्जरी के पार्ट में आ जाता है बर्न और उसका मैनेजमेंट पूरा। स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट 0.1 मिलियन डेथ होती पर ईयर एंड 0.3 मिलियन एम्पुटेशन एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज। फीचर क्या है सीवियर इवेनिमिंग के, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सीवियर हेडेक होगा, हेवीनेस ऑफ आईलिड्स, टॉसिस, एक्सेसिव ड्राउजीनेस होगी, एक्सटेंशन ऑफ लोकल स्वेलिंग फ्रॉम साइट ऑफ बाइट, लोकल स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन आने लगेगी, एनलार्जमेंट ऑफ लोकल लिम्फ नोड्स, हाइपोटेंशन, शॉक। फिर फर्स्ट एड प्रोटोकॉल क्या है, तो रीअश्योर करना है पेशेंट को, क्योंकि 70% जो स्नेक बाइट्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं मेजोरिटी। इमोबिलाइज द लिम्ब एंड डोंट अप्लाई टाइट लिगाचर, टॉर्निकेट एकदम इतना भी नहीं मानना है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन, मतलब भले सांप जहरीला नहीं था पर आपने इतना ज्यादा कस के बांध दिया है उसका पैर या उसके हाथ, जो भी लिम्ब है, कि वो इस्चेमिक हो रहा है, इस्चेमिक की वजह से अपना सेंस खो दिया एंड अब उसको एम्पुटेट करना पड़ जाए। तो इमोबिलाइज करते कि भाई ज्यादा उस पैर के मूवमेंट को नहीं चलने देना है, ऐसा स्टिक, ऐसा लकड़ी लगा देते हैं और उसके बाद फिर ऐसा हल्का सा बांध देते हैं कि ताकि आपका लिम्ब मूव ना करे ज्यादा, ऐसे इमोबिलाइज करते पेशेंट को, ऐसे अप्लाई नहीं, मतलब लाइगेचर बहुत टाइटली लाइगेचर अप्लाई नहीं करते। डोंट इंसाइट और मैनिपुलेट बाइट साइड, मतलब कि आइस का एप्लीकेशन, नहीं तो होता है ना कि भाई चूसने लग जाते जहर को, हाँ, तो वो नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट पेशेंट टू मेडिकल फैसिलिटी, ये करना है। राइट्स अप्रोच क्या होती है, रीअश्योर करो पेशेंट को, इमोबिलाइज करो पेशेंट को, फिर गो टू हॉस्पिटल एंड ट्रीट। एंटीवेनम क्या है, पॉलीवेलेंट आईवी इंट्रावेनस रूट के थ्रू अपन देते हैं एंटीवेनम को, तो यहाँ पे ये भी खत्म होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का हिसाब किताब। फिर ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट अभी आगे है मेरे नोट्स पे, तो वो अपन हेल्थ प्रोग्राम अभी उसके साथ कंप्लीट करेंगे, और ये कुछ कुछ चीज़ें जो बचती हैं वो भी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।